हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय से। आपका यहां पर अध्याय चौथा चल रहा है। यहां पर हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना देख रहे थे और इसके बारे में हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज यहां पर हम इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, आपने पिछले पार्ट में आपने जो आपकी लास्ट हेडिंग थी पिछले पार्ट में आपने रिंडरपेस्ट बीमारी जो थी, पशुओं में होने वाली बीमारी थी रिंडरपेस्ट, यानी मवेशियों में जो बीमारी होती थी उस बीमारी के बारे में आपने जाना था। यानी वो बीमारी किस तरह से यूरोपीय उपनिवेशक जो थे इनके लिए एक सहायक बनी, यानी इनकी उसकी बीमारी की वजह से इन्हें जो है पूरी अफ्रीका पर विजय हासिल कर पाना आसान हो पाया था। तो आपने वो रिंडरपेस्ट बीमारी देख ली। अब अगली हेडिंग आपकी जो है, इसी में अगली सब हेडिंग है आगे कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अब चूंकि आपने ये तो देख लिया वहां पर कि ये लोग जो लोग यानी कि ये जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय जो लोग जहां पर जा रहे थे, जिन जिन देशों के यूरोपीय लोग थे, तो उनका जाने का उद्देश्य यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को कब्जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना है, ताकि वहाँ पर हम अपने बागान वगैरह या फिर अपनी जो खेती वगैरह है लार्ज स्केल पर करवा पाएँ और अपने देश की अर्थव्यवस्था है उसमें उसकी वृद्धि में योगदान दे पाएँ। इसलिए उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती भी करवानी थी, खदानों वगैरह में भी जो है माइनिंग करवानी थी। तो ऐसे में आदमियों की जरूरत तो थी, श्रमिकों की जरूरत तो थी। अब श्रमिक कहाँ से लाए जाएं, ये बड़ी समस्या थी। तो श्रमिकों के मामले में आप लोग जानते ही हैं, पहली बात तो यूरोप में श्रमिक इतने ज़्यादा है नहीं, यूरोप की तो आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और यूरोप में जो आबादी थी भी वो तो दूसरे देशों को जीतने में लगी हुई थी। ये बात आप भी देख चुके हैं। अब बचे कुछ लोग लाए कहाँ से जाएं, तो लाने के लिए उन्होंने यही देखा कि भारत जैसे देश में, चाइना जैसे देश में, क्योंकि यहाँ की आबादी अच्छी खासी थी, और आपके इधर उधर से देखा जाए तो अफ्रीका में भी जो लोग उन्होंने जिस तरह से गरीब बनाया, तो अफ्रीका के लोग तो वहीं चले गए। इसके अलावा भी जो आसपास और जो आपके जो द्वीप वगैरह थे जहां पर खेती करवा रहे थे वो लोग, तो उन पर श्रमिकों की जरूरत थी। तो श्रमिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भारत की गरीब जनता को अनुबंध करवा कर भारत की गरीब जनता के साथ अनुबंध करके ये उन्हें वहां ले गए हैं और वहां पर उनसे जो है खेती करवाई, यानी कि श्रमिक का कार्य करवाया है। तो यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं पहले पॉइंट में कि 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। यानी कि यहाँ पर ये लगभग सभी काम करवाए जा रहे थे और यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर दूर दूर देशों में अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। ठीक है, अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, ये लिख लेना। यानी अनुबंध होता था जिसे गिरमिटिया या गिरमिट अनुबंध के नाम से जाना जाता है, तो उस अनुबंध के तहत इन्हें ले जाया जाता था। अनुबंध में शर्त क्या थी? देखिए, यहाँ पर जो इनका जो गिरमिट अनुबंध था, इसमें शर्त ये थी कि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो उसके बाद वो अपने स्वदेश लौट आएंगे, यानी अपने अपने घर वापस हो जाएंगे। यानी 5 साल तो आपको काम करना ही करना है वहां पर। 5 साल से पहले आप वहां से भाग नहीं सकते, 5 साल से पहले आप घर आने की बात नहीं कहेंगे। तो ये सब शर्तें थी। तो था क्या उस समय, अब आप ये बात तो जानते ही हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, दमनकारी नीति का प्रभाव ये हुआ था कि हमारे जो काश्तकार थे, हमारे जो आपके छोटे मोटे उद्योग, लघु कुटीर उद्योग धंधे वाले जो श्रमिक थे, यानी कि तो वो सब आपके बेरोजगार हो गए थे। और कहा जाए तो यहाँ पे भुखमरी का माहौल था भारत में। तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि भाई यहाँ कुछ काम तो मिलेगा। तो इस काम के बहाने ये लोग जो है इनके झांसे में आ गए, अंग्रेजों के झांसे में आ गए कि भाई वहाँ पे हमें हो सकता है वहाँ से हमारी आमदनी अच्छी खासी हो जाए, हमें जो है रोजगार के अच्छे अवसर हों, जीवन के अच्छे अवसर हों। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि भाई जो अनुबंध हो रहा है और जहाँ पर हम ले जाए जा रहे हैं वहाँ पर स्थितियाँ कितनी विस्फोटक होंगी, वहाँ पर हालात कितने बदतर होंगे। और वही हुआ, यानी कि जो अनुबंध वाली प्रणाली थी वास्तव में एक दास प्रथा का नया रूप थी। और सभी लोगों ने, जितने इनके आलोचक हुए हैं, सभी लोगों ने, आलोचना करने वालों ने यही कहा है कि जो अनुबंध प्रणाली वास्तव में ये रखी गई है, गिरमिट अनुबंध, ये एक दास प्रथा का नया रूप है। क्योंकि वहां पर जो मजदूर ले जाए गए थे उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए, यानी मनमाने ढंग से उनसे काम करवाया गया। मजदूर अगर अपनी आवाज़ उठाते तो उनके ऊपर जो लाठी डंडे यानी टॉर्चर किया जाता। कुछ अगर भागने की कोशिश करते तो पकड़े जाते तो उन्हें फांसी वगैरह दे दी जाती, जेलों में डाल दिया जाता। यानी बद से बदतर इनके साथ बर्ताव किया जाता, बिल्कुल जानवरों की तरह, बिल्कुल दासों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसी तरह जानवरों के साथ जैसा व्यवहार इनके साथ किया जाता था। तो ये सब चीज़ें इन्होंने झेली हैं। तो ये मजदूर जो गए थे ये वास्तव में इंडिया के कौन कौन से हिस्से से गए थे, तो यहाँ पर वही संख्या जगह बताई गई है कि भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो थे, जो आपका मौजूदा पूर्वी यूपी है, यानी पूर्वी यूपी आप जानते होंगे, यानी कि जो आपका गोरखपुर साइड का जो पूरा रीजन है, ठीक है, तो उस साइड के लोग, बिहार, मध्य भारत के लोग,
तमिलनाडु के सूखे इलाके वाले लोग, तो ये लोग गए थे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि खेती, कुटीर उद्योग धंधे खत्म हो रहे थे, ये सब चीजें जो मैंने कारण बताए, और बात तो इस वजह से जो था ये लोग वहां पर चले गए। तो यहाँ पर आपने ये अगला पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारतीय जो आपके अनुबंधित श्रमिक हैं ये कहाँ कहाँ ले जाए गए हैं, किन किन द्वीपों में या कहाँ कहाँ पर ले जाए गए हैं। ये आपके श्रमिक जो है मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, यानी कैरिबियाई द्वीप समूह में आपका मध्य अमेरिका वाले द्वीप आ जाते हैं, यानी त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ये आ जाते हैं। इसके अलावा मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था। वहीं आपके जो तमिल वाले आप्रवासी थे, इनको सीलोन यानी श्रीलंका, मलाया यानी कि मलेशिया, यहाँ पर जाकर काम ये करते थे। यानी कि तमिल वाले तो खासकर वहीं अपने पड़ोस में ही चले जाते थे, लेकिन जो आपके मध्य भारत से या फिर पूर्वी यूपी से या बिहार से श्रमिक ले जाए जाते थे, उन्हें वास्तव में बहुत दूरी पर ले जाके छोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पे वही कंडीशन बताई गई है, भर्ती कैसे होती थी, यानी कि जो श्रमिक ले जाए जाते थे तो उनकी भर्ती कैसे की जाती थी। तो भर्ती के लिए यहाँ पर क्या कर दिया था, एजेंट रख दिए थे, यानी एजेंट, यानी कमीशन पर एजेंट रख दिए थे। तो एजेंटों का काम क्या था कि ऐसे ही उत्पीड़न वाले गरीब वगैरह इन सबको अनुबंधों में ले लेना, और इन सबको वो झूठे दिलासे, झूठी जानकारियां देते थे, सही बात बताते ही नहीं थे। करना क्या है, क्या कितने घंटे काम होगा, कुछ नहीं बताते थे। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बताते थे। कब थोड़ा बहुत रेस्ट करने का आराम मिलेगा, कुछ नहीं, ये बिल्कुल कुछ नहीं बताते थे। तो ऐसे में क्या था, बहुत सारे लोग गरीबी के जाल में पहले ही फंसे हुए थे, कर्जों के कुचक्र में पहले ही फंसे हुए थे, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का पहले से शिकार थे। तो उन्हें लगता था कि यहाँ पर मरने से बेटर है कहीं और जाके मरें। तो ऐसे में लोग जो है अनुबंध पर साइन कर देते थे, अनुबंध पर मान लेते थे। और या फिर बहुत सारे श्रमिक अनुबंधों को नहीं भी मानते थे, तो क्या करते थे, एजेंट अपने बल पर यानी अपने दम पर क्या है, उनका अपहरण कर लेते थे। ये भी घटनाएं सामने आई हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस हद तक इन्होंने जो दास बनाने के लिए नए नए हथकंडे पैतरे चले हैं, वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, कि मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। इसी में सब पॉइंट, एजेंट भावी अप्रवासियों, यानी एजेंट जो थे, जो भावी यानी कि अभी अप्रवासी बने नहीं है, यानी कि एजेंट जो है भावी अप्रवासियों, ठीक है, इसमें लिख लेना पूरा, भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। यानी कि एजेंट भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। ये चौथे का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इसे नई दास प्रथा का नाम दिया है। वास्तव में एक नई दास प्रथा की नई टेक्निक ही थी, यानी अंग्रेजों को ने गुलाम बनाने की नई टेक्निक ये निकाल रखी थी, अनुबंध वाली, कि हम अनुबंध पर साइन करवा ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा है, 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने जो है नई दास प्रथा का नाम दिया है। अब आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये भारतीय श्रमिकों के इमेज हैं, ठीक है, फोटो में देख पा रहे हैं, नंबरिंग 7300, ये पूरा लिखा है, 339, कौन कौन से नंबर हम सब पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, त्रिनाद में कोको का एक बागान है, यहाँ पर भारतीय श्रमिक कार्य कर रहे हैं। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब गिरमिट अनुबंध के तहत ले जाए हुए यहाँ पे श्रमिक हैं ये। तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट आपने लिख लिया होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीजें हैं। स्टार्टिंग में मजदूरों को कुछ पता नहीं था कि भाई कैसे काम होगा, कहाँ काम करना है, कितने घंटे काम करना है, छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये कुछ पता ही नहीं था। अब यहाँ जब पहुंच गए हैं तब इन्हें पता चला है कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, यानी हमसे जो वादा करके लाए थे वास्तव में वो काम उसके अनुरूप हो ही नहीं रहा है। आज भी आप देखते होंगे, आज तो वैसे बहुत सारी ट्रेड यूनियन वगैरह हैं, आपके मानवाधिकार कार्यकर्ता वगैरह सक्रिय हैं, वरना आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में तमाम फैक्ट्रियों में तमाम ऐसे श्रमिक पकड़े गए हैं जिन पर जबरन काम करवाया जाता था, यानी बंद कर दिए जाते थे। अभी हाल में ही, अभी 1-1.5 साल पहले घटना घटित हुई है दिल्ली में, तो वहां पर भी एक ऐसा ही सिस्टम था, एक फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मर गए थे, 30 से ज़्यादा श्रमिक मर गए थे, और मूलतः सारे बिहार के ही थे वो। तो वहां पर भी यही था कि फैक्ट्री का मालिक क्या कर देता था कि बाहर से ताला मार देता था और अंदर उनसे रह के काम करवाता था, यानी उन्हें बाहर आने की परमिशन नहीं दी उतने घंटे में। तो ऐसी व्यवस्थाएं आप देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये शोषण ही हो रहा है। तो यहाँ पर तो शोषण की सारी हदें ही पार कर दी गई थी। तो यहाँ पर वही था, लोगों के मन में जो भी था कि भाई बढ़िया बेहतर जिंदगी होगी, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जीवन की परिस्थितियां और ज़्यादा कठोर थी और ज़्यादा बदतर थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें सब पॉइंट, पांचवें का सब पॉइंट लिखेंगे आप, कि बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को सच पता चलता था, मजदूरों को सच पता चलता था। ऐसे में बहुत सारे मजदूर, ऐसे में क्या होता, ऐसे में बहुत सारे मजदूर
भागकर जंगल चले गए। ऐसे में बहुत सारे मजदूर भागकर जंगल में चले गए और पकड़े जाने पर उन्हें भारी सजा भी दी जाती थी, और जो पकड़े गए उन्हें क्या है, भारी सजा भी दी जाती थी। ये आपने 5वें का सब पॉइंट लिख लिया होगा। अब चूंकि आप ये बात तो जानते हैं कि भारतीय मजदूर यहाँ से गए हैं, ऑब्वियस सी बात है भारत का जो कल्चर है वो समृद्ध रहा है, रिच रहा है। यहाँ पे विविध त्यौहार मनाए जाते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो कोई भी मजदूर कहीं भी जाए, आप ये बात तो नोटिस करें, यानी हम लोग कहीं भी जाएं और जब भी हमारा कोई मूल त्यौहार या फिर कोई हमारा स्पेशल मंथ वगैरह आता है, तो अपने आप अपनी जो देशभक्ति की भावना है, अपने जो समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति जो भावना है, वो अपने आप जागृत हो जाती हैं। आपने देखा हुआ होली, दिवाली, छठ पूजा वगैरह आपके जैसे त्यौहार आते हैं, नजदीक आते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब घर होना चाहिए था, परिवार के साथ हम ये त्यौहार सेलिब्रेट करते, तो ये सब भावनाएं आ जाती हैं। तो अब चूंकि यहाँ तो मजबूरी है, अब घर तो आने के नहीं 5 साल से पहले, अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर उनकी एक यूनियन बन गई। मजदूर जो जितने भी मजदूर गए थे उन सबकी एक यूनियन बन गई। उन्होंने जो जैसे अपने भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं त्यौहार, ठीक वैसे ही त्रिनाद वगैरह में होने वाले जो भी महोत्सव वगैरह थे उनमें वही सब त्योहारों यानी अपने यहाँ वाले त्योहारों को ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके वहाँ पर एक नई संस्कृति देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मा व्यक्ति के नए रूप खोज लिए। तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप 6ठा पॉइंट आप लिखेंगे कि मजदूरों ने अपनी ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक सामूहिक आत्म व्यक्ति के नए रूप खोज लिए। अब इसमें पहला सब पॉइंट आपका ये त्रिनाद में है। त्रिनाद में इन्होंने मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया और इसे जो है होसे का नाम दिया। होसे का मतलब इमाम हुसैन के नाम पर इसके नाम दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग हिस्सा लेते थे, लगभग सभी मजदूर हिस्सा लेते थे। ऐसे ही यहाँ पर एक और आंदोलन हुआ, यहाँ पर 6ठे का सेकंड सब पॉइंट, यहाँ पर जो है रास्ताफारियानवाद एक आंदोलन चला था, एक यहाँ पर एक विद्रोह चला था ये, ठीक है, नामक विद्रोही धर्म बना हुआ था। ये जमैका में एक रैगे गायक थे बॉब मार्ले, तो इन्होंने इसे यह ख्यात के शिखर पर पहुंचा दिया है। तो इसमें भी बहुत सारे अप्रवासियों ने और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच में यहाँ पर इन्होंने जो है अपने संबंधों की झलक यहाँ पे देखी जा सकती है। यानी कि इसमें बहुत सारे जो भारतीय अप्रवासी थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं ये जो रैगे गायक हैं बॉब मार्ले, ऐसे करके ये आंदोलन को आगे भी बढ़ा पाए हैं भारतीय मजदूरों के समर्थन से। तो ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और बताया गया है थर्ड सब पॉइंट में, आपके 6ठे के थर्ड सब पॉइंट में, कि त्रिनाद में एक म्यूजिक चलता है। त्रिनाद में और गुयाना में एक म्यूजिक फेमस है, चटनी म्यूजिक। तो चटनी म्यूजिक जो है ये भारतीय अप्रवासियों की ही यहाँ पर रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उदाहरण है। यानी कि ये जो चटनी म्यूजिक है मुझे मैंने नहीं सुना है कभी, तो ये इन्हीं लोगों ने पहुंचाया था यहाँ। तो आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर 2 संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ है। यानी एक तो भारत के लोग जो गए थे उनका अपना एक अलग कल्चर था और वहाँ के लोगों का अलग कल्चर था, लेकिन अब चूंकि आप अपने घर से दूर हैं, अब आदमी के अंदर भावनाएं तो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो भावनाएं अपनी संस्कृति वहाँ पर आत्म अभिव्यक्ति कर दी। तो ऐसे करके 2 संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो गया और सम्मिश्रण होने से क्या हुआ, एक नई संस्कृति या एक नई चीज का उदय हो जाता है और यहाँ पर जो पुरानी मूल पहचान वाली चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं उनकी विशिष्टताएं गुम हो जाती हैं, यानी पुरानी संस्कृतियां कहीं ना कहीं विलोपित हो जाती हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो आपने 6ठे के तीनों सब पॉइंट नोट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते आने वाले सालों में क्या हुआ, अब अनुबंध समाप्त हो गए। अनुबंध समाप्त होने के बाद अब ये था कि भाई अब क्या किया जाए, अनुबंध समाप्त हो गए हैं। अब चूंकि जो लोग जिनके मान लीजिए इंडिया में ही घर बार वगैरह सब कुछ नष्ट हो चुके थे भुखमरी वगैरह की वजह से या फिर अकाल की वजह से, जिनके परिवार वाले मर चुके थे, तो उन्होंने ये किया अपने साथ में कोई सहपाठी वगैरह उनकी जो है, यानी कि उनके साथ में कोई साथ में काम करने वाली श्रमिक वगैरह, उन्होंने वहीं उसी के साथ व्यवहार रचा लिया, उसी के साथ रहने लगे। तो उनके लिए तो फिर वापस आना बेकार था। नहीं मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति यहाँ पर, उसका परिवार यहाँ पर पूरा है ही नहीं, नष्ट हो गया है, और वहीं पर उसने किसी महिला के मित्र के साथ जो अपना जो है संबंध स्थापित कर लिया, वहीं पर रहने लग गया, उसके लिए यहाँ पर लौटना बिल्कुल बेकार रहा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग वहीं पर बस भी गए। बहुत सारे भारतीय जो श्रमिक वहां पर गए थे, काम करने गए थे, वो फिर वापस भी नहीं लौटे। और 2-4 जो यानी कुछ लोग वापस भी लौटे, तो फिर दिक्कत अपने इंडिया में वही थी, खाने को नहीं था। अब चूंकि इतने दिन से तो बाहर रहे, तो आपकी जमीन कौन जोतेगा, जमीन उपजाऊ तो है नहीं, ऊपर से यहाँ पे कर्ज वगैरह बहुत ज्यादा है। यानी तो ये सब इन सब व्यवस्थाओं को, इन सब चीजों को देखते हुए फिर से उन्हें कहीं ना कहीं नई जगह पे जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई श्रमिक जो थे, जो पूरी तरह से भारत में नहीं लौट पाए, वो वहीं पर जाकर रह गए कुछ श्रमिक। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप 7वां पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। ठीक है, और जो लौटे भी उनमें से अधिकांश अपने नए ठिकानों पर चले गए।
नए ठिकानों पर वापस जाने का मतलब क्या था कि भाई यहाँ पर इंडिया में था ही नहीं, खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है, रोजगार के साधन नहीं, तो करेंगे क्या। वहाँ पर ये तो है कि यहाँ काम तो करना पड़ रहा है लेकिन रोटी तो मिल रही है खाने को। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। इस वजह से जो लोग वापस भी आए थे फिर भी वो एग्री हो गए कहीं ना कहीं और ले चलो हमें, कहीं ना कहीं काम और हम कर रहेंगे। तो आपके सामने 2 नोबेल पुरस्कार विजेता एक हैं, साहित्यकार हैं BS नायपाल, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल, राम नरेश सरवन। ये क्या हैं, ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये वास्तव में इन्हीं जो आपके अनुबंधित मजदूर गए थे ये इनके ही वंशज हैं, यानी कि इन्हीं लोगों की ये संतानें हैं। कहा जाए इनका अगर DNA चेक करवाया जाए तो इनका DNA यही वाला DNA है, ठीक है। यानी कि ये लोग भारतीय नहीं हैं लेकिन फिर भी इनके नाम आप देख रहे हैं भारतीयों जैसे ही हैं नाम। तो ये क्या है, ये वही समुदाय मौजूद है जो भारत से वहां पर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट अब आप लिखेंगे इसी में सब पॉइंट कि नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार BS नायपाल, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। ये आप लिख लेना। अब आगे क्या है भाई, अब जैसे जैसे 20वीं सदी आ गई, अब 20वीं सदी में तो राष्ट्रवादी आंदोलन जो था गति पकड़ने लगा, क्योंकि ये जो प्रथा थी इसका विरोध चौतरफा होने लगा। जो जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन सभी ने विरोध किया कि भाई ये तो खत्म करो, ये तो आप हमारे भारतीयों पहले से शोषण कर रहे हो, ऊपर से इन्हें दास भी बना रहे हो नए नए अनुबंध के तहत। तो इस दबाव में आकर जो है ये व्यवस्था को खत्म करना पड़ा है। ये दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को 1921 में ये व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त करनी पड़ी है कि अब अनुबंध के तहत हम कहीं पर किसी मजदूर को नहीं ले जाएंगे। देखिए इसके पीछे और भी कारण है। कारण ये है कि भाई अब पहली बात प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है 1914 से लेकर 1918 तक। तो यहाँ पर वैसे भी ब्रिटेन के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि भाई विभिन्न देशों में ले जाकर विभिन्न देशों में अपना उपनिवेश वाला जो माहौल है वो क्रिएट कर पाए या फिर वहाँ पर उनका रखरखाव कर पाए, वैसे भी क्षमता नहीं थी। तो उनका खत्म करना तो उनकी मजबूरी बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे 8वां पॉइंट कि 20वीं सदी की शुरुआती सालों से ही हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। किसे? इस अनुबंध को, गिरमिटिया अनुबंध वाली प्रणाली को खत्म कर दिया गया। अब यहां पे खत्म करने के बाद बड़ी दिक्कत हुई, यानी यहां से तो खत्म कर दिया अचानक से 1921 में। अब जो लोग वहां पर थे वो तो फंसे रह गए। अब क्योंकि जो लोग फंसे रह गए या फिर जो लोग ये सोचते थे कि अंग्रेजों का शासन लगातार चलता रहेगा यहाँ पर और हमारी मान लीजिए हम अनुबंध खत्म होने के बाद यहीं पर रहने लगे हैं और जरूरत पड़ी तो वापस भी चले जाएंगे जहाज वगैरह से, अब वो फंस के रह गए वहाँ पे। अब क्या किया जाए? अब वहाँ के लोग जो थे, अब चूंकि आप ये तो बात जानते होंगे कि भाई हर आदमी अपना देश को लेकर, अपनी जो संस्कृति को लेकर विशिष्ट होता है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो स्वाभाविक बात है। तो ये जो यहाँ से श्रमिक गए थे वास्तव में मजदूर थे, वहाँ मजदूरी का काम करते थे। तो वहाँ के समाज ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ के लोग इन्हें जो है कुली मानते थे, कुली का मतलब बोझा ढोने वाले, और कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। तो ऐसे करके इन्हें आप देखेंगे BS नायपाल ने इनके ऊपर जो है जो उपन्यास भी लिखा है, तो उनमें आपको बिछो यानी बिल्कुल बिलगाव वाली स्थिति, परायपन वाली स्थिति, ये सब देखने को मिलेगी BS नायपाल के जो उपन्यासों में। तो उन्होंने यही दर्शाया है किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव फिर बाद में हुआ। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, इसी में सब पॉइंट। इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों की तरह जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। यानी कि वहाँ के लोग क्या करते थे, ना कुली मानते थे, कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर। अगली सब हेडिंग आपकी जो है ये विदेश में भारतीय उद्यमी। ये तो बात होगी मजदूर भी हमारे विदेश में गए हैं, पैसा भी हमारा विदेशों में गया है, क्या भारतीय उद्यमी कुछ पहुंच पाए विदेशों में? ये बड़ा जानने के लिए दिलचस्प होगा। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, विदेश में भारतीय उद्यमी। अब चूंकि आपको पता होगा जो बड़े बड़े बागान वगैरह स्थापित किए गए थे विश्व बाजार के तहत, तो उनके लिए जो पूंजी वगैरह थी वो तो उन्हें ब्रिटिश बैंक या यूरोपियन बैंकों से प्राप्त हो जा रही थी। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे किसान भी थे, छोटे छोटे किसानों का भी उदय हुआ था ऐसे जगहों पर, उपनिवेशी वाली जगहों पर, जो कि जिन्हें जो है साहूकार या फिर जो आपके जो भी हैं महाजन वगैरह, इनसे ही धन लेना पड़ता था। तो ऐसे में आपके भारत में कुछ ऐसे सूदखोर या फिर महाजन टाइप हुए हैं, या फिर कह सकते हैं उद्यमी टाइप हम बोल सकते हैं उन्हें, जिन्होंने क्या है अपने भारत से निकलकर इन देशों में, अन्य देशों में भी पैसा जो है भेजा है, अन्य देशों के लोगों को भी जो सहायता दी है, अन्य देशों के लोगों को भी कर्ज दिए हैं। तो उनके उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियारों, यानी आप लिख लेना शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियार उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में
निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। यानी कि जो निर्यात वाली जो खेती हो रही है, जो यानी कि बागान वाली खेती हो रही है, उनके लिए ये लोग कर्जे देते थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, जैसे आज के आपने देखे होंगे, आज के सूदखोर लोग व्यापारी यही करते हैं, बैंक से उन्होंने जो है 1.5% पे कर्ज ले लिया और आपको जो है 5% पे दे रहे हैं, 10% पे आम आदमी को दे रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस है उनका मुनाफा हो गया। बैंक को केवल 1.5% का कर्ज देना है, उन्हें ब्याज देना है। तो यही गेम ये भी खेलते थे। ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े व्यापारी थे कि ये या तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे या फिर यूरोपीय बैंकों से कर्जा पहले खुद ले लेते थे और बाद में छोटे छोटे किसानों को, काश्तकारों को जो कर्जा देते थे, उनसे औने पौने दाम वसूलते थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहां पर ये देखने को मिलेगी कि भाई जब अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशक वहां पे घुसे हैं, इंडिया के बाद अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशक जब घुसे हैं, उनके साथ साथ आपको पता होगा जो भारतीय व्यापारी थे बड़े बड़े, वो भी पहुंच गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में भी एक खाई मौजूद थी, यहाँ पर ही अमीर गरीब वाली खाई मौजूद थी। यहाँ पर समाज एक जैसा नहीं था, समाज विभक्त था। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो उन अमीर लोगों ने क्या है, अंग्रेजों के साथ उनके तलवे चाटते हुए उनके साथ साथ पहुँच गए हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट कि अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। अब एक यहाँ पर हैदराबाद के हैं, सिंधी व्यापारी हैं। इन्होंने क्या किया था, जगह जगह पर अपने एम्पोरियम खोल देते, यानी एम्पोरियम का मतलब स्टोर टाइप खोल दिए थे। जैसे आप देखते होंगे कि फलाने ब्रांड का एक स्टोर ये है। तो ऐसे करके इन्होंने ये फायदा उठाया कि भाई जगह जगह पर दुनिया भर के बंदरगाह जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ से आयात निर्यात हो रहा है विभिन्न देशों के लिए, वहाँ पर इन्होंने अपने अपने एम्पोरियम बना दिए। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पर, कि 1860 के दशक में, 1860 के दशक से हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इसी में सब पॉइंट, इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यानी कि अब ये लोग भी चाहने लगे कि भाई हमारा भी मुनाफा हो। तो इस तरह से इन्होंने ये कदम उठाए, लेकिन ये सभी ने नहीं उठाए हैं। ये आप ये मत सोचना कि बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर भारतीय व्यापारी वहाँ पर जो है इन्वॉल्व थे, बहुत कम थे। यानी ज़्यादा संख्या नहीं थी इनकी, कम मात्रा में ही संख्या थी। क्योंकि उस समय आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज जो था इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। जो कुछ ये व्यापारी वगैरह आगे बढ़ भी गए थे, तो ये बड़े जो थे वो राजाओं के सहयोग से बढ़े थे या फिर अंग्रेजों के सहयोग से आगे बढ़े थे। यानी कि आप समझ सकते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो मिडिल क्लास ही रहा। मिडिल क्लास तो उसकी कंडीशन और डाउन हो गई। जो अपर क्लास वाले थे वो वास्तव में वही सक्सेस हो पाए अंग्रेजी शासन में भी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास का तो बहुत बुरा हाल रहा है, ये आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली सब हेडिंग अब आपकी पड़ेगी कि भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। यहां पर हम देखेंगे कि भारतीय व्यापार ने उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था में अपना क्या योगदान दिया है। क्या भारतीय व्यापार की वजह से यहां पर फायदा मिला है उपनिवेशवाद को या नुकसान हुआ है, वो हम देखेंगे। अगर आपने क्लास 9th की किताब आपने पढ़ी है हिस्ट्री वाली, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे 17वीं सदी में जो आपके ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में ये स्थिति थी कि पूरे के पूरे घर के मेजदान से लेकर कुर्सी, टेबल, हर जगह यहाँ पर सोफा वगैरह हर जगह भारतीय कपड़े की भरमार होती थी। और भारतीय कपड़ा इतना लोकप्रिय था कि भारतीय कपड़े के आगे कोई वहाँ पर कपड़ा टिक ही नहीं पाता था। ये मजबूरी में आकर क्या है, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्होंने विद्रोह भी किया था और सूती कपड़े का आयात जो है रोक भी दिया गया था। इसके तहत सूती कपड़े पर जो है भारी जो चार्जेस लगा दिए गए थे, टैरिफ लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का कपड़ा जो है यहाँ पर ना आ पाए। कुछ कपड़े से संबंधित कानून भी बना दिए थे, जिससे की वजह से भारतीय कपड़े को वहाँ पे एंट्री ना मिल पाए। तो ये सब चीज़ें आपको शुरुआती वर्षों में देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर औद्योगिकरण का उदय हुआ है, औद्योगिकरण का उदय होने की वजह से क्या हुआ, कपड़े की जो कीमतें थी, कीमतें तो कम हो ही गई। साथ ही साथ अब आप देखिए, आप समझने वाली बात है, एक हाथ से बना हुआ कपड़ा हो, दूसरा मशीन से जो है उसकी फिनिशिंग हुई हो, जो मशीन वाले में ऑब्वियस सी बात है उसकी फिनिशिंग शानदार होगी। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई है तो वहाँ पर अब कपड़े का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होने लगा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस 1750 से पहले यहाँ पर जो कपड़ा जो जाता था वो भारत का कपड़ा जाता था, यानी भारत का बना हुआ कपड़ा जा रहा था। ठीक है, भारत का बना हुआ कपड़ा जा रहा था। अब 1750 के बाद यहाँ पे औद्योगिकरण हो जाता है। अब इसके बाद स्थिति क्या होती है कि यहाँ से कपड़ा बनने लगता है और यहाँ का मार्केट, इंडियन मार्केट के लिए, यानी यहाँ का जो मार्केट है, जो ब्रिटेन वाला मार्केट है, इसके दरवाजे इंडियन कपड़े के लिए बंद कर दिए गए। यानी इंडियन कपड़ा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और आएगा भी तो भारी भरकम चार्ज लगा दिए कि लोग खरीदेंगे ही नहीं। और यहाँ पर इनका खुद का कपड़ा तैयार होने लगा। ऊपर से यहाँ पर भारत जो इनके अधीन आता चला गया है, यानी ब्रिटिशर्स के अधीन आता चला गया है भारत। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने क्या किया, यहाँ की पूरी प्रणाली, यहाँ की जो व्यवस्था, यहाँ के लघु कुटीर उद्योग सब कुछ ध्वस्त कर दिए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कपड़ा बनना तो बड़ा मुश्किल था। तो फिर क्या किया इन्होंने, यानी अपने मशीन से बना हुआ कपड़ा जो है इन्होंने फिर भारत में लेकर आए हैं।
तब ऐसे में अब ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कपास तो उगता नहीं होगा ब्रिटेन में, ब्रिटेन छोटा सा देश है, ऑब्वियस सी बात है कपास जो है वो भारत से मंगाई होगी। तो इन्होंने यही किया है, यानी अब तक हमारे यहाँ से जो कपड़ा तैयार हो रहा था, अब उस कपड़े की जगह भारत से यहाँ पर कपास जाने लगा है। यानी पहले बना हुआ कपड़ा जाता था, अब यहाँ पर जो है कच्चे माल के रूप में कपास जा रहा है, कोयला जा रहा है। तो ऐसे देखेंगे ये हमारे यहाँ जो है एकदम चेंजेस आए हैं, तो वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, 19वीं सदी की शुरुआत में, यानी 19वीं सदी की शुरुआत से ही सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट था किसी समय भारतीय कपड़ों के लिए, सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था यूरोपी और वहाँ खास करके ब्रिटेन वाला रीजन। लेकिन अब क्या है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई है। देखिए ये वो पोर्शन यहाँ स्किप कर दिया है क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सन 1800 के आसपास, तो सन 1800 के आसपास आपका जो टोटल जो निर्यात हो रहा है, टोटल आपका एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, उसमें 30% जो था आपका सूती कपड़े का था, जो कि 1815 तक जाते जाते 15% रह गया है। यानी कि आपका टोटल जो एक्सपोर्ट हो रहा है, टोटल जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें 30% का परसेंट क्या था, सूती कपड़े का योगदान था। यानी भारत से जितना भी एक्सपोर्ट होता था उस समय 1800 में, उसमें 30% योगदान किसका था, आपका जो सूती कपड़े का था। अब 1815 से आते आते स्थिति ये बनी कि अब यहाँ पर योगदान जो रह गया सूती कपड़े का एक्सपोर्ट में 15% रह गया है। इससे भी बदतर स्थिति आप समझ सकते हैं, 1870 में यहाँ पर मात्र 3% योगदान रह गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय कपड़ा जो बना बनाया था उन्हें जो है किस तरह से इन्होंने ठप करवाया है जानबूझकर, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि हमारे यहाँ से अब जो बना बनाया कपड़ा था उसकी जगह ये रॉ मटेरियल ले जाते थे। रॉ मटेरियल सस्ता भी होता है, और बना बनाया कपड़ा अपने ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा जो होता है वो भारत में बेचते थे। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है उसकी कीमत कम है, वहाँ से जो कपड़ा आ रहा है उसके लिए हमें ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। यानी कि ये लोग प्रॉफिट में है, हमारा लगातार धन जो है बहिर्गमन हो रहा है, हम जो लगातार कंगाल होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे करके देश गरीब बना है, तो वो आप यहाँ पर अब देखेंगे। तो पहले का सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा, और पहले के दोनों सब पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है, यानी यहाँ पर आप वही चीज़ें मैंने दोहरा रहा था बार बार कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, उतना ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कच्चे मालों की जरूरत थी यहाँ पर। तो कच्चे मालों का निर्यात बढ़ रहा था, निर्मित वस्तुएं हमारे यहाँ बिल्कुल ठप हो चुकी थी बनना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई क्या किस किस का बढ़ा है निर्यात। 1812 से लेकर 1871 के बीच कपास का निर्यात जो पहले 5% होता था, अब वो 35% हो गया है। यानी पहले 5% कपास जा रहा था, अब 35% कपास जा रहा है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना। इसके साथ ही जो नील, देखिए नील के बारे में आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बड़ा अफसोस की बात है। नील के बारे में तो जानना चाहिए। उजाला नील तो सुना होगा आपने, कपड़ों पर लगाने के लिए नीला नीला जो होते हैं सूती कपड़े सफ़ेद कपड़ों पे लगाया जाता है। यानी मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था 9th वाला जो वीडियो, वहाँ पर कि सर नील क्या होता है, नील नहीं देखा है मैंने। तो नील एक जो है एक रंग होता है, ठीक है, उसके बारे में पूरा चैप्टर है 9th में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जाके, ठीक है। क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर नील हमने नहीं देखा है। अब हमारे यहाँ तो डेली यूज होता है नील, अब पता नहीं आप भारत में कौन सी जगह रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं नील के बारे में, पता नहीं कौन बच्चे हैं ये। तो ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए, व्यवहारिक हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो कपड़ों की रंगाई है उस समय नील का इस्तेमाल होता था। तो आपको पता होगा कि नील की खेती हमारे यहाँ करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। तो जो नील था वो भी एक रॉ मटेरियल के तौर पे जाता था ताकि कपड़ों की रंगाई हो सके। तो यहाँ पर आप वही देखेंगे, यहाँ पर सब पॉइंट, सेकंड का सब पॉइंट कि कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था, अफीम यानी ओपियम जिसे बोलते हैं, एक औषधि भी है ये। वैसे अफीम औषधि भी है, और आप वही बात जानते हैं कि चीज़ें औषधि भी होती हैं और वो चीज़ें हानिकारक भी हो जाती हैं जब उनकी अधिक मात्रा में सेवन करें। तो यहाँ पे वही है, अफीम एक मादक पदार्थ भी है। तो यहाँ पर क्या था, पहले जहाँ पे अफीम का जो निर्यात किया जाता था चाइना में, तो चाइना में निर्यात अन्य देशों से किया जाता था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे अन्य देशों से अफीम ले जाकर चाइना में बेचते थे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में ही अफीम पैदा करवाई जाए और हम चाइना में बेचते हैं, तो इसके बदले में हमें जो है चाइना से अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, चाय वगैरह मिल जाएगी, दूसरे पदार्थ भी हम वहाँ से मंगा लेंगे। तो ये इन्होंने ये टेक्निक अपनाई। तो इन्होंने भारत में अफीम की खेती करवाना स्टार्ट करवा दिया लार्ज स्केल पर। भारत में आप देखिए कपास की खेती हो रही है, नील की खेती इन्होंने स्टार्ट करवा दी, चाय की खेती स्टार्ट करवा दी, आप समझ रहे हैं, कॉफ़ी की खेती स्टार्ट करवा दी, अब अफीम की खेती भी करवा दी। लेकिन करवाई भारतीयों के लिए नहीं करवाई है, केवल अपने लिए, अपने मुनाफे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट अब आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट
कि ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। सब पॉइंट इसमें, उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। ये थर्ड का सब पॉइंट है। अब आप यहां पर ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके भारत का तो मार्केट खत्म ही हो गया, यानी भारत में जो विनिर्माण वाला इकाइयां थी, मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिटें थी, जो भी थी लघु कुटीर उद्योग वाली, जहां पे कपड़ा बन रहा था, वो तो खत्म ही हो गई हैं। ऐसे में भारतीय उत्पाद तो बन ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली बात है, भारत जो है इनकी ओर देख रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं कि भाई यहां से सामान आएगा, हम खरीदेंगे। तो आप देखेंगे यहां से बड़ी मात्रा में भारत का जो है सोना चांदी ये लोग ऐसे करके ले गए हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट आप, 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। अगर हम बात करें कीमत के संदर्भ में बात करें, तो कीमत के संदर्भ में भी मैं यहां पे समझा दूंगा। देखिए, जो ब्रिटेन से माल आ रहा था, अब आप समझने वाली बात है, भारत से देखिए ये आपका इंडिया है आई और ये बी, यानी कि यहां पे आई फॉर इंडिया और यहां से बी फॉर ब्रिटेन। ठीक है, अब इंडिया से जो ब्रिटेन के लिए माल जा रहा है वो रॉ मटेरियल है। रॉ का मतलब आप जानते होंगे कच्चा माल है। ठीक है, रॉ का मतलब कच्चा माल है। तो कच्चा माल की जो कीमत है वो वास्तव में कम होगी, यानी कच्चे माल की कीमत ऑब्वियसली बात है कम होगी। और यहां से जो आ रहा है वो मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि विनिर्मित माल है। ठीक है, तो विनिर्मित वाले की कीमत ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो यहां पर जो माल आ रहा था भारत में वो विनिर्मित माल ज्यादा आ रहा था और विनिर्मित माल की कीमत ज्यादा थी, क्योंकि कच्चा माल भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा था बाहर उसकी कीमत कम थी। यानी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, तो कच्चा माल भेजा जा रहा था उससे उस समय 10 लाख रुपए की आमदनी हो रही थी। वहीं हम जो माल वहां से मंगा रहे थे उसके लिए हम 1 करोड़ रुपए पे कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं 90 लाख का डिफरेंस आ गया, 90 लाख का डिफरेंस आ गया। यानी यहाँ पर व्यापार संतुलन आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया है व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन यही तो कहता है कि आप जितना एक्सपोर्ट करें और आप जितना इंपोर्ट करें उसमें संतुलन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका इंपोर्ट अगर महंगा है, यानी आप जो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका इंपोर्ट महंगा है, तो क्या होगा, व्यापार संतुलन किस स्थिति में होगा, नेगेटिव होगा। और मान लेते हैं अगर आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तुलना में ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, ज्यादा है, तो क्या होगा, आप धनात्मक में होंगे। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं 11th में। तो ये व्यापार संतुलन हमारे यहाँ नहीं था, वास्तव में व्यापार संतुलन नहीं था। तो व्यापार संतुलन ना होने की वजह से क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उन्हें व्यापार अधिशेष यानी अच्छा खासा मुनाफा जो है यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो यहां पर चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया है। इसमें सब पॉइंट आप लिखेंगे कि ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। अधिशेष की अवस्था में इसलिए रहता था, उसे मुनाफा अच्छा खासा हो ही रहा है यहाँ पर, और मुनाफा के अलावा भी मुनाफा अच्छी वजह से अच्छा होना का रीजन यही था क्योंकि भारत में कोई उस समय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो थी नहीं, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल ले जा रहे थे और प्रसंस्करण वाली यूनिटें हमारे यहाँ लगी हुई थी, उन्हें ठप करवा दिया था अपने जो नियमों के जरिए। तो ऐसे में मजबूरी थी हमारी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ऐसे में जो है ब्रिटेन को लगातार फायदा हो रहा है, ब्रिटेन के पास एक व्यापार अधिशेष अच्छा खासा बच रहा है, उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। और देखिए जो इसका जो मुनाफा हो रहा है, भारत से जो मुनाफा हो रहा है, भारत में अपना जो सामान बेचकर, विनिर्मित उत्पाद अपने बेचकर इससे जो मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे का कर क्या रहा है, उस मुनाफे के सहारे ये दूसरे देशों के साथ जो इनका व्यापारिक घाटा है उसकी भरपाई ये करते थे। आप समझ रहे हैं भारत ने इनका कितना योगदान निभाया है, भारत ने उपनिवेशी जो अर्थव्यवस्था को बनाने में कितना योगदान निभाया है वो आपके सामने है। तो यहां पर आप चौथे का अगला सब पॉइंट लिखेंगे कि ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। यानी भारत से इतना ज्यादा मुनाफा हो जाता था कि वो इससे दूसरे देशों के साथ जो घाटा हुआ है वो एकदम संतुलित कर लेता था। अब देखिए जो इनका अधिशेष था, यानी व्यापार अधिशेष का मतलब होता है कि सरप्लस, ठीक है, बचा हुआ, ठीक है, यानी मुनाफा। तो उस मुनाफे के सहारे क्या था, इनका होम चार्जेस का निपटारा होता था। होम चार्जेस का मतलब क्या था, जो भारत की जो प्रशासन चलाने वाले जो भी अफसर वगैरह थे, जो भी यहाँ पे अफसर वगैरह कार्यरत थे, या जो अफसर यहाँ से रिटायर हो गए थे, उनके कर्जे वगैरह या फिर उन्हें पेंशन वगैरह या फिर उन्हें जो भी तनख्वाह वगैरह दी जाती थी वो इसी से भेजी जाती थी, इसी से निकलती थी। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस यानी देसी खर्चे का निपटारा होता था। यानी वही ब्रिटानी अफसरों की व्यापारियों के घर भेजी गई निजी रकम, भारी कर्जे पर ब्याज, ठीक है, ये सब चीजें इसमें शामिल कर ली गई थी। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब अगली जो हेडिंग है आपकी स्वतंत्र हेडिंग,
महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। आपको पता होगा कि हमारे विश्व में 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ है 1940 में स्टार्ट हुआ है, 1914 में स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में अगर डिटेल में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको 9th में वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको 2nd और 3rd चैप्टर में आपको इसकी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, दोनों विश्व युद्धों की डिटेल जो है 2nd और 3rd चैप्टर जो 9th वाले हैं 9th क्लास के, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार वहाँ पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में विश्व युद्ध नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर उनकी झलक बताएंगे, उनका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उपनिवेशी शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि पहला विश्व युद्ध जो है खास करके यूरोप में ही लड़ा गया है। और यूरोप में लड़ने की वजह से क्या हुआ है कि कोई भी युद्ध हो, जब कहीं ना कहीं युद्ध जब लड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है अर्थव्यवस्था, वहाँ के लोगों का जीवन यापन जो है, जीवन स्तर वगैरह सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाएगी, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, पूरा का पूरा देश जो है आर्थिक मंदी में जो चला जाएगा। तो वही यहाँ पर था। यहाँ पर जब युद्ध हुआ तो युद्ध की आग में जो है हजारों और लाखों की संख्या में लोग बर्बाद हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं था, खाने को नहीं था, काफ़ी संख्या में लोग जो लड़ रहे थे सेना में वो मारे भी गए। तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि पहला पॉइंट लिखने से पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे युद्धकालीन रूपांतरण, यानी युद्ध काल में क्या क्या परिवर्तन आए, ये आप हेडिंग डाल लीजिए युद्धकालीन रूपांतरण। तो जो पहला विश्व युद्ध था आपका वो वास्तव में 2 खेमों के बीच लड़ा गया था, यानी कि यहाँ पर 2 पक्ष थे। एक पहला पक्ष था जो मित्र राष्ट्रों का था। देखिए मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया, यानी पहले पाले में कौन कौन थे, मित्र राष्ट्र थे, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। वहीं दूसरे पाले में आपके केंद्रीय शक्तियाँ थी, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और आज का जो तुर्की है यानी ऑटोमन तुर्की, ये शामिल थे। ठीक है, लोगों को उम्मीद यही थी कि ये युद्ध ज़्यादा नहीं चलेगा। 1914 में स्टार्ट हुआ है युद्ध, अगस्त में, सितंबर का क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध लगातार 4 साल तक चलता रहा, यानी 1914 से लेकर 1918 तक युद्ध चला है। तो आप समझ सकते हैं एक 4 साल में कितना ज़्यादा जीवन का जो है अस्त व्यस्त हुआ होगा, कितना ज़्यादा जीवन का नुकसान हुआ होगा, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर यूरोप में लोग जो थे, यूरोप में जो शक्तियाँ थी आपस में एक दूसरे को मारने पर उतारू थी। अब यहाँ पर युद्ध में आपको देखने को मिलेगा कि ये एक औद्योगिक युद्ध है। औद्योगिक का मतलब क्या है, यहाँ पर मशीनी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। पहले वाले जो युद्ध होते थे राजा महाराजा वाले, उसमें मशीनी हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, मशीनों का उदय हो चुका था, अब यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो 2nd पॉइंट आप लिखेंगे, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अब आपको ये तो पता ही होगा, कल मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में कि भाई जो ये युद्ध हुआ था ये वाला, इसमें ब्रिटिशर्स के पास इतनी सेना तो थी नहीं, तो यहाँ पर भारत से जो है जबरन जो है युवाओं को भर्ती किया है, जबरन जो पकड़ कर इस युद्ध में लड़ने के लिए युवाओं को लेके गए हैं। ये तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर आप अगर देखें युद्ध के परिणाम, तो युद्ध के परिणाम में बताया गया है कि भाई युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग जो है मारे गए और 2 करोड़ लोग यहाँ पर घायल हुए। ये आप यहाँ पर 2nd का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें ये जो महाविनाश हुआ, महाविनाश की वजह से यहाँ पर कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि लोग जो अग्रिम मोर्चे पर जो लोग गए थे वो सब मेल ही मेल थे, यानी सब जो थे पुरुष थे। महिलाएं केवल घर में रह गई। अब जो पहले पुरुष थे वही कमाने खाने वाले थे। अब यहाँ पर लोगों की संख्या वास्तव में बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य जो है घट जाने से क्या हुआ, परिवारों की आय भी गिर गई, यानी एकदम भुखमरी जैसी हालत क्रिएट हो गई यहाँ पर। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 2nd सब पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलेगी, एक सामाजिक परिवर्तन आया। सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर ये देखने को मिला है कि अब तक जो महिलाएं, यानी कि जब तक जो लेडीज घर की 4 दीवारी के अंदर रहती थी, क्योंकि अब पुरुष जो है अग्रिम मोर्चे पर लड़ने गए हैं, पुरुष जो है अपने किसी न किसी देश के समर्थन में सेना में भर्ती होकर लड़ रहे हैं। अब जो जहाँ पर जरूरतें हैं वो कैसे पूरी की जाए, युद्ध की जरूरतें हों या घर की जरूरतें हों, वो कैसे पूरी की जाए, उसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ा है। यानी पहले जो काम पुरुष कर रहे थे, पहले जो काम जिस कामों को करने की जिम्मेदारी पुरुष कर रहे थे, अब वही काम जो महिलाएं करने लगी हैं। तो आप देखेंगे हथियारों की फैक्ट्री में, कपड़ों की फैक्ट्री में, दवाइयों की फैक्ट्री में यहाँ पर अब महिलाओं की एंट्री हो जाती है। एक बड़े पैमाने पर जो है महिलाओं ने यहाँ पर योगदान निभाया है। घर की 4 दीवारी से निकलकर महिलाएं फिर इस मुकाम तक फिर पहुंची हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे 3rd पॉइंट, कि युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया
सब पॉइंट, मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। तो कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। यहां तक केवल लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ था? सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो ब्रिटेन को हुआ है, क्योंकि यहां पर ब्रिटेन की एक बहुत कुछ शक्तिशाली आर्थिक ताकत था उस समय, और सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को झेलना पड़ा। अब ब्रिटेन को नुकसान, पहली बात तो युद्ध लड़ने के लिए पहले ब्रिटेन के पास पैसा नहीं था इतना ज़्यादा, तो ब्रिटेन को युद्ध भी जो है कर्जे पर ही लेकर लड़ा है। यानी उस समय अमेरिका जो था अच्छा खासा डेवलप्ड हो चुका था, अमेरिका एकदम तरक्की राह पर चल रहा था। तो यहाँ पर वही बताया गया है चौथे पॉइंट में कि इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा, यानी हथियारों की सप्लाई के लिए, यहाँ पर सैनिकों के रखरखाव के लिए भारी मात्रा में युद्ध लड़ने के लिए कर्जा लेना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका जो है कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बन गया, यानी कर्ज देने वाला बन गया है, और ब्रिटेन जो है कर्जदार बन गया। यानी कि जो देश कभी यूरोप का सिरमौर हुआ करता था, कभी यूरोप की शान हुआ करता था, वो देश आज कर्ज के दलदल में डूब गया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब युद्ध तो खत्म हो गया 1918 में। अब यहाँ पे युद्धोत्तर सुधार का मतलब है युद्ध के बाद के सुधार। युद्ध के बाद के सुधार क्या क्या आए हैं, क्या क्या प्रयास किया गया है, वो हम देखेंगे। तो अगली हेडिंग यही है, युद्धोत्तर सुधार। देखिए आपको पता ही है कि युद्ध से पहले ब्रिटेन जो था वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और सबसे बड़ा संकट इसे ही झेलना पड़ा है। यानी युद्ध के बाद सबसे बड़ा लंबा संकट इसे ही झेलना पड़ा है, क्योंकि लगभग सारे के सारे औपनिवेश जहाँ पर ब्रिटेन का शासन चल रहा था वो सब अब एकदम स्वतंत्रता की मांग करने लगे हैं, एकदम भड़क उठे हैं। उन्हें मालूम है क्योंकि ब्रिटेन में अब क्षमता तो बची नहीं है हम पर शासन चलाने की। भारत में भी आंदोलन उग्र हो गया था। भारत के राष्ट्र नेता या राष्ट्रवादी आंदोलन जो है समर्थक जो थे वो उग्र हो गए थे, वो चाह रहे थे बिल्कुल हमें आज़ाद करो हमें। तो यानी अब उन्हें पता था ब्रिटेन में कुछ बचा नहीं है, ब्रिटेन के पास क्षमता ही नहीं है। इसी समय जो है भारत का उदय हो ही जाता है, भारत में औद्योगिक धंधों का उदय हो ही जाता है। जापान भी उदय कर चुका है, जापान में भी उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं। यानी पूर्व की ओर दो शक्तियां अब जहां पे उभरने लगी हैं। भारत उभर रहा है, जो जापान वो उभर रहा है, यानी ऊपर से रसिया भी अब धीरे धीरे तैयार होने लगा है। तो ऐसे में भारत को फिर से उसी ढंग से कब्जे में लेना तो मुश्किल था। यानी आप समझ सकते हैं, यानी पहले जो हमने हंटर के दम पर या डंडे के दम पर भारतीय लोगों को कब्जे में रखा था, उस तरह से तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, वर्चस्व पहले जैसा तो होगा नहीं, अब हमें ढील देनी पड़ेगी। इसी का नतीजा है कि ये लोग अब धीरे धीरे करके भारतीयों की मांग फिर मानने लगे हैं, ठीक है। और एक स्थिति ये आई है कि लगने लगा है कि अब आसान नहीं है रहा, तो ये फिर यहाँ से वॉकआउट कर गए हैं, यानी छोड़कर भाग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट तो लिख लिया होगा, पहले का सब पॉइंट आप लिखेंगे। उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे, ठीक है। ये इतना ही लिख लेना, समझ जाएंगे आप कि उद्योग विकसित होने से क्या हुआ है कि भाई ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का या ब्रिटेन की सरकार का यहाँ पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा, वर्चस्व बना पाना बहुत मुश्किल था अब तो। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई यहाँ पर इसे भारत से भी मुकाबला करना है, अब ब्रिटेन से भी मुकाबला करना है, ऊपर से युद्ध के खर्चे की भरपाई भी करनी है। तो यहाँ पर आपको ऊपर अभी आप लिख चुके हैं कि युद्ध की खर्चे की भरपाई के लिए इन्होंने जो है ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। ये बात आप पहले ही लिख चुके हैं, चाहे आप यहाँ पर लिखना चाहें तो फिर से लिख सकते हैं कि युद्ध की खर्चे की भरपाई के लिए पहली बात तो युद्ध के दौरान कर्ज लिए, अब युद्ध के बाद भी कर्ज लिए हैं। तो यहाँ पर लिख लेना ये पॉइंट, यानी पहले का सेकंड सब पॉइंट है कि युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन पूरा तो बर्बाद ही हो गया, ऊपर से वहाँ पर बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब चीज़ें थी, यानी उद्योग धंधे भी चौपट हो गए। उस समय वहाँ पर बिल्कुल उत्पादन ठप्प पड़ गया था, ऊपर से कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे। तो एक स्थिति ये बनी वहाँ पर कि 1921 में हर 5 में से एक व्यक्ति ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। यानी कि इतना ज़्यादा वहाँ पर माहौल खराब हो चुका था, इतना ज़्यादा वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ चुकी थी कि ब्रिटेन में हर 5 में से एक मजदूर के पास काम नहीं था। ये स्थिति है कि पहले का थर्ड सब पॉइंट आप लिख लेना। अब यहाँ पर अब इस युद्ध में कुछ अर्थव्यवस्थाओं को फायदा भी हुआ, कुछ अर्थव्यवस्थाएं पनप भी गईं और कुछ अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल डूब भी गईं, वो हम देखेंगे। युद्ध से पहले जो है आपको पता होगा कि युद्ध से पहले जो खाद्यान्न के मामले में आपका यूरोप जो था आत्मनिर्भर था, और कहीं ना कहीं ये विश्व बाजार में गेहूं की अच्छी खासी आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र भी था। यानी कि यूरोप में इतना ज़्यादा अनाज उगाया जाता था, इतना ज़्यादा गेहूं उगाया जाता था कि अन्य देशों को वो एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी निर्यात किया जाता था। लेकिन चूंकि युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान खेती होना संभव ही नहीं, ऊपर से बम वगैरह बरसाए जा रहे हैं, तो हजारों एकड़ फसल जलकर राख हो जा रही है, तमाम जो है जमीन विषैली हो गई है बारूदों के प्रभाव से। तो ऐसे में खेती तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, यानी खेती तो पूरी नष्ट ही हो चुकी है। तो उस दौरान जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है आपके अमेरिका कॉन्टिनेंट ने, ठीक है। तो युद्ध के दौरान आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई, तो यहाँ पे कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। यानी वहाँ के किसानों को लगने लगा कि अब तो यूरोप में तो स्थिति
यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है। तो यही मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुनाफा मिलेगा, क्योंकि खाओगे तो हो ही, लड़ोगे तो खाओगे तो हो ही, बिना खाए तो आप लड़ ही नहीं पाओगे। यानी एनर्जी चाहिए तो आपको खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब चाहे वो कर्ज लेकर खाओ चाहे कैसे भी खाओ। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो आपका कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों ने ये प्लान कर लिया कि अब गेहूं की पैदावार बढ़ाओ ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं जो है यूरोप में खप सके। तो वही हुआ है, यहाँ पे गेहूं की पैदावार एकदम अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। यानी कि जो देश पहले कभी इनमें इतनी ज़्यादा गेहूं की पैदावार नहीं होती थी, अब इनमें बहुत ज़्यादा पैदावार होने लगी है। लेकिन जो इनकी बहुत हद से ज़्यादा पैदावार, ये जो पैदावार है यही इन्हें महामंदी की ओर धकेल ले गई है। समझने वाली बात है, इनकी हद से ज़्यादा जो पैदावार है यही इन्हें महामंदी की ओर धकेल ले गई है। किन्हें? अमेरिका वालों को। अब क्यों ले गई है वो हम देखेंगे। अब युद्ध तो समाप्त हो गया। अब युद्ध समाप्त होने के बाद सुधार की बात चल रही है। यहाँ पर युद्धोत्तर सुधार चल रहे हैं। तो युद्धोत्तर सुधार में अब हर देश यही प्रयास कर रहा है कि अपने अपने देश में खाद्यान्न की सबसे पहले सप्लाई जो है बाधित हुई है उसे शुरू किया जाए, यानी खाद्यान्नों का जो फिर से उत्पादन शुरू किया जाए। तो युद्ध समाप्त होने के बाद यही हुआ है कि यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधारने लगी। अब गेहूं की पैदावार सुधरने लगी तो पहली बात तो ये थी, अब जो बाजार था यानी अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए जो बाजार था यूरोप, अब वो बाजार तो खत्म हो गया। बाजार तो अपनी डिमांड खुद पूरी कर ले रहा है। अब ये इतना ज़्यादा गेहूं उगा लिया किसानों ने, इतना ज़्यादा गेहूं उगा लिया, ये कहाँ जाए। अब भाई यूरोप वाले लेने को तैयार नहीं है। यूरोप ने अब तो अपना उगाना स्टार्ट कर दिया, अब गेहूं कहाँ जाए। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जब किसी चीज़ की जो है डिमांड नहीं होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, कीमतें गिर जाती हैं, यानी प्राइस डाउन आ जाता है। वही हुआ यहाँ पर। यानी किसानों का जो प्राइस था, जो प्राइस पहला प्राइस चल रहा था, जो यानी युद्ध के समय प्राइस चल रहा था गेहूं का, उससे भी बिल्कुल कम रह गया, डाउन रह गया। अब देखिए यहाँ पर किसानों ने सबसे बड़ी गलती क्या की है, उनकी मूर्खता ही कहूँगा मैं। इन्होंने मूर्खता क्या की है, इन्हें ये लगता था वहाँ पर, क्योंकि उस समय इतने आर्थिक सुधार तो हुए नहीं थे, इन्हें ये लगता था कि भाई कर्जे ले लो जैसे तैसे करके, तो कर्जे लेने से ये हो जाएगा कि भाई हमारा जो लागत लगी कर्ज लेने से ये हो जाएगा कि थोड़ी बहुत भी सही, थोड़ा बहुत तो लागत हमारी निकल ही जाएगी, हम कर्ज हमारा मुक्त भी हो जाएगा, ज़मीन में हमारी जो हमने जो मेहनत की उसका लाभ मिल जाएगा। लोग और ज़्यादा अनाज उगाने लगे। अब और ज़्यादा अनाज उगाने लगे तो क्या हुआ, हज़ारों एकड़ जो हज़ारों टन जो अनाज है सड़ने लगा। अब कोई खाने वाला ही नहीं है। यूरोप में अनाज हो रहा है, अमेरिका उगा ही रहा है, तो अब कहाँ से कौन खाएगा। यानी कीमतें इतनी ज़्यादा गिर गई कि यहाँ पर अब महामंदी का आगाज हो जाता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे कि लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे संकट में फंस गए। अब क्या करें, यानी अब एकदम कीमतें जो जिन लोगों ने कर्ज ले लेकर हजारों एकड़ फसल जो है बो रखी थी, अब कीमतें तो गिर गई। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, यानी हमारी तो हमने लागत लगाई, लागत भी नहीं निकल रही है। अब यहाँ पे समस्या क्रिएट हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी, इसी बीच में कहानी और आई है मास प्रोडक्शन की, यानी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ये कहानी भी जानना बड़ा आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आपको ये कहानी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये मैं अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर इतिहास ना पढ़ाकर अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वाले पोर्शन में क्या क्या सीखने को मिलेगा तो वो आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए आपको ये तो पता ही है, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका तो साफ है नहीं, यहाँ पर अमेरिका ने इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है और अमेरिका ने अपने आप को और ज़्यादा डेवलप किया है। अब यहाँ पर मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बृहत उत्पादन, नहीं बड़े पैमाने पर उत्पादन। पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसके बाद ये स्टार्ट करूँगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पहले आपने जो प्राइमरी जो आपके प्राइमरी क्लास वगैरह में आप पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, वहीं से ही स्टार्टिंग हुई है हम सब लोगों की। तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो पेंसिल, यानी वही लकड़ी वाली पेंसिल, ठीक है, वो तो आपने सबने उसी से आपने जो है पेंसिल से लिख कर जो है मिटाया है, इरेजर से अपनी गलतियों को सुधारा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं, पेंसिल वगैरह को जानते हैं। पेंसिल को अगर पेंसिल का एक पीस बनाया जाए, समझने वाली बात है, पेंसिल का केवल एक पीस बनाया जाए, मान लीजिए एक पेंसिल का उत्पादन किया जाए, तो उसकी लागत लगभग, पहली पेंसिल जो बनती है उसकी लागत लगभग 10 रुपये के करीब आती है। ये मैं भारतीय रुपये की बात कर रहा हूँ और ये हकीकत बात है कि जो पहली पेंसिल अगर बनाई जाती है उसकी लागत 10 रुपये के करीब आती है। और जब लाखों पेंसिलों का प्रोडक्शन होता है तो वो कुछ पैसों में आ जाती है, यानी 50-60 पैसे में आ जाती है। समझ रहे हैं आप, 50 या 60 पैसे में आ जाती है। यानी कि
ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या हुआ, लागत हमारी कम हो गई, क्योंकि कम होने का रीजन है मशीनरी तो वही है, लोग वही हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो लागत कम हो जाएगी। अब एक का कर रहे हैं उत्पादन, तो एक के लिए हमें वही तामझाम पूरा लगाना पड़ेगा कि भाई कटाई करनी है, ग्रेफाइट ऐसे डालनी है, ग्रेफाइट की कटाई करनी है, ये यहाँ पर ऐसे करके इसमें डालना है, तो वही सब काम करना पड़ेगा, टाइम हमारा लगेगा। तो किसी एक चीज़ की कीमत, इंडिविजुअल की कीमत ज़्यादा आती है और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है उसकी कीमत घट जाती है। ये बात आपने एग्जाम्पल में समझ ली। मास प्रोडक्शन यहाँ पर इसी तरह था, यानी चूंकि उस समय अमेरिका ग्रोथ कर रहा था, तो अमेरिका में ये सब रिसर्च चल रही थी, वहाँ के व्यापारी यही सोच रहे थे कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर इसी में यहाँ पर मास प्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। और ये कॉन्सेप्ट लाने वाले आज जो फोर्ड मोटर आप देखते हैं, फोर्ड वाली गाड़ियाँ जो देखते हैं, फोर्ड मोटर्स का नाम सुना होगा। तो फोर्ड मोटर के जो मालिक थे, ऑनर थे उस समय, संस्थापक कह सकते हैं हम इन्हें, संस्थापक ही हैं फोर्ड मोटर के, ये हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड ने एक कॉन्सेप्ट ये अपनाया था और ये कॉन्सेप्ट पूरे अमेरिका में और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कॉन्सेप्ट जो है फिर जो कारगर हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप पहला पॉइंट पहले लिखेंगे यहां पर कि 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन, यानी मास प्रोडक्शन का चलन, जिसकी वजह से क्या था, कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई, जिसके वजह से क्या हुआ, लोग इसने चीजों को आराम से खरीद पाना जो संभव हो पाया। तो यहां पर जो कार निर्माता है हेनरी फोर्ड, तो इन्होंने बृहद उत्पादन के ये प्रणेता कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिकागो में एक बूचड़ खाने का मतलब जानते हो, स्लॉटर हाउस, यहाँ पर जानवर काटे जाते हैं, यहाँ पर एक असेंबली लाइन देखी थी। असेंबली लाइन आप जानते होंगे, असेंबली वही आप जो सुबह सुबह प्रेयर वगैरह स्कूलों में खड़े होते हैं, वो असेंबली लाइन बोली जाती है, पूरी कंटिन्यूटी में आप खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, वो कतार बोली जाती है, कतार या असेंबली लाइन बोली जाती है। तो असेंबली लाइन वैसे बिजनेस में क्या होती है, यानी कि अगर आप इंडस्ट्री में बात करें, किसी फैक्ट्री में बात करें, तो फैक्ट्री में असेंबली लाइन क्या होती है। अब जैसे मैं समझाता हूं यहाँ पर असेंबली लाइन, ये मान लेते हैं असेंबली लाइन यही है आपकी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइन देख रहे हैं, यही असेंबली लाइन है। जैसे यहाँ पर मैं बात ले लूँ, यहाँ पर इन्होंने बूचड़ खाने की बात ली है, तो बूचड़ खाने से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। बूचड़ खाने का सबसे पहला जो स्टेप क्या होगा, पहले ये होगा जो मुर्गियाँ वगैरह जो है, मुर्गे वगैरह जो हैं, उन्हें जो है उन्हें काटा जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, उनकी गर्दन काटी जाएगी, उन्हें उनकी डेथ की जाएगी। डेथ करने के बाद अगले चैम्बर में जाके क्या होंगे, अगले चैम्बर यानी अगले स्टेप में जाके क्या होंगे, उनके पंख वगैरह जो भी हैं वो सब हटाए जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में यही होगा कि उनके अंदर जो भी उनका अंदर जो भी मौजूद हैं क्या बोलते हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन वगैरह, वो निकाले जाएंगे, साफ किया जाएगा। अगले पार्ट में जाके क्या होगा, उनकी कटाई की जाएगी, विंग्स अलग किए जाएंगे, लेग्स अलग की जाएंगी। ठीक है, अंतिम पड़ाव पे क्या होगा, अंतिम पड़ाव पे क्या होगा, उनको पैक कर दिया जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रोडक्शन लाइन में जो कन्वेयर बेल्ट चल रही है, यहां पर एक सबसे बड़ी भूमिका होती है कन्वेयर बेल्ट की। कन्वेयर बेल्ट का मतलब आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, दूरदर्शन वगैरह पर, डीडी किसान वगैरह चैनल पर, या फिर अन्य चैनलों पर भी आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो यूट्यूब पर आज के आज ही जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक कन्वेयर बेल्ट चलती है, यानी मशीन की मदद से। उसमें क्या होता है कि किसी को कहीं जाना नहीं होता है, कोई जाएगा नहीं यहाँ पर, उस कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही सामान पहुंचेगा, चाहे वो आपका मुर्गा, मुर्गी, जानवर कोई भी हो, उस कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही पहुंचेगा और अपने अपने स्टेप से गुजरता जाएगा कि यहाँ पे कटाई होगी, यहाँ पे इसकी सफाई होगी, यहाँ पे धुलाई होगी, यहाँ पे इसको छांटा जाएगा, वो सब उस कन्वेयर बेल्ट के जरिए चलता जाएगा। इससे लाभ क्या होता है, इससे देखिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई एक फैक्ट्री ए है, अब फैक्ट्री ए में यहाँ पे 5 मजदूर काम कर रहे हैं। अब 5 मजदूर काम ऐसे कर रहे हैं, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे ये व्यवस्था है कि ये हाथ से माल उठा के ला रहा है और इसके पास हाथ से माल छोड़ के जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई व्यक्ति जब माल ढुलाई करता है, आता जाता है, एक मजदूर से दूसरे मजदूर के पास पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई बातें करने लग जाती हैं, इधर उधर की बातें लड़ाने लग जाते हैं। तम्बाकू गुटखा खाने वाले मजदूर होते हैं तो आपस में कहते हैं नहीं थोड़ा तम्बाकू गुटखा हो जाए कुछ, तो 1-2 मिनट 4-6 मिनट यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। लगभग हर जगह यही होता है। कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम जो है, असेंबली लाइन वाला सिस्टम ये होता है, यहां पर आपको अपने अपने मोर्चे पर अलर्ट रहना है। यानी कि यहां पर जो कटाई वाला व्यक्ति ये व्यक्ति है, इसका काम यही है कि आपको जानवरों को काटना है केवल, यानी उनका मर्डर करना है। अगले उस पर जो है वो यहाँ पे बी नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो खड़ा व्यक्ति है, उसका काम यही है कि यहाँ पर जो सफाई हो रही है, सफाई को देखना है, कुछ और आपका ध्यान नहीं देना है, आपको कहीं जाना नहीं है, खड़े खड़े ये देखना है, यहाँ पर कहीं और भागना नहीं है। अगले के नंबर पर जो व्यक्ति है उसे यही देखना है ऑर्गन यहाँ पे साफ हो रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके अंदर के पार्ट्स हैं निकल पाए या नहीं निकल पाए, उसको यही देखना है, कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने अपने काम में पूरी तरह से तन्मयता से संलग्न है। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम बचेगा, ऑब्वियस सी बात है कोई काम जल्दी होगा, यानी कि लोग इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, केवल अपने काम पर फोकस है।
तो हेनरी फोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को समझा और हेनरी फोर्ड ने इसे जो है एप्लीकेबल कर दिया। उन्होंने कहा ये काम अगर यहाँ पे बूचड़खाने में हो सकता है तो हमारी कार की फैक्ट्री में क्यों नहीं हो सकता। यानी कार की फैक्ट्री में अभी क्या है, एक एक पार्ट को उठा के ला रहे हैं, धीरे धीरे करके लगा रहे हैं, और हम शुरुआत में एक प्रोसेस बना रहे हैं कि पहले कार का ढांचा आएगा, ढांचे में फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे स्टीयरिंग फिट की जाएगी, आगे बढ़ने पर पहिए लगाए जाएंगे, आगे बढ़ने पर वहाँ पे सीट लगाई जाएंगी, उसमें आगे बढ़ने पर जो है यहाँ पे पेंटिंग वाली लाइन में चली जाएगी, ऑब्वियसली वाला टाइम बच जाएगा, ऑब्वियसली वाला टाइम बच जाएगा। तो आप यही देख पाएंगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि इसकी असेंबली लाइन की तर्ज पर अपना डेट्रॉइट के अपने कार कारखाने में भी एक आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर दी। डेट्रॉइट को इसी वजह से आप समझते हैं, डेट्रॉइट का जब भी नाम आए तो डेट्रॉइट का नाम आपका किस लिए आता है, कारों के निर्माण के लिए, ठीक है। डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, हमेशा ध्यान रखना। तो पूरा आपको बता दिया मैंने प्रोसेस, और ये प्रोसेस में क्या क्या काम है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें जो बताई हैं मैंने, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये जो तरीका था, वास्तव में ये तरीका हेनरी फोर्ड ने अपनाया था, यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। यानी कि जो कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर का मतलब होता है चलने वाली बेल्ट, लगातार चलती रहती है, इस तरह होती रहती है बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट, यानी कि यहाँ पर वही सब पॉइंट लिख लेना आप कि कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि अगर जोखिम उठा देता तो उसका जो स्टेप है, जिस स्टेप पर जिस मोर्चे पर वो लगाया गया था, वो स्टेप मिस हो जाता और पूरी असेंबली लाइन यानी पूरी प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर जो है प्रभावित हो जाती। तो ऑब्वियसली बात है, हट ही नहीं सकता था, मजबूरी थी। तो यहाँ पर वही देखने को मिलेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। अब देखिए, अब कुछ लोगों के माइंड में एक बड़ी बात आएगी कि 3 मिनट में कार कैसे तैयार हो जाएगी। देखिए, जब प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन जब लार्ज स्केल पर होता है तो यही सिस्टम होता है, यानी कि औसत निकाला जाता है कि पूरे दिन में जितना, मान लीजिए 8 घंटे, अब 8 आवर की वर्किंग है, ठीक है, यानी 8 घंटे की वर्किंग है, और पूरे दिन में मान लीजिए एक प्लांट से 1000 गाड़ियां निकली, यानी पूरे प्लांट से 1000 गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे करके टाइम निकाला जाता है। मुझे याद है जब मेरा इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था इंजीनियरिंग के दिनों में, मानेसर का जो प्लांट है, ठीक है, मारुति वाला, उस प्लांट का जब विजिट हुआ था तो मैं भी दंग रह गया था पहली बार। जैसे आज आप दंग रह गए 3 मिनट वाला, तो मैं भी दंग रह गया था जब वहाँ उस समय उसकी क्षमता जो थी प्लांट की 28 सेकंड में कार बन रही थी। यानी आपका जो मानेसर वाला प्लांट है, तो वहाँ पर 28 सेकंड में कार तैयार हो जा रही थी मारुति की। आप समझ सकते हैं, यानी शुरुआत में हमने जब देखा अपनी आंखों से प्रोडक्शन, तो देख के हतप्रभ रह गए थे। वास्तव में इतनी तकनीक आगे बढ़ गई है, यानी आप हर जगह देखें, पूरे वहाँ पे ढांचे आते जा रहे थे, अपनी अपनी जगह रोबोटिक आर्म्स लगी हुई थी और आराम से वहाँ पे फिट करते जा रहे थे प्रोजेक्ट। किसी को किसी से मतलब नहीं थी, केवल आदमी खड़े होकर देख रहे थे वहाँ पर, जो भी इंजीनियर थे चुपचाप देख रहे थे और लगातार प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा था। यानी औसत समय उस समय 28 सेकंड का था एक गाड़ी बनने का वहाँ पर। आज की डेट का तो नहीं पता मुझे, आज से लगभग 8 साल पहले की घटना है। तो आप समझ सकते हैं कितना लार्ज स्केल पर इस कन्वेयर बेल्ट वाले सिस्टम से ये सुधार आया, और ये देन थी हेनरी फोर्ड की, जिसने पूरी औद्योगिक क्रांति को बदल के रख दिया। यानी अब हर जगह अगर आप देखेंगे, कहीं भी जाएं, किसी प्रोडक्शन लाइन में जाएं, तो ये कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम है, असेंबली लाइन वाला सिस्टम है, यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। चाहे आप अमूल के प्रोडक्ट ले लें, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, XYZ, हर जगह ये असेंबली लाइन वाला जो सिस्टम यही लागू किया जाता है, क्योंकि सबसे फास्ट सिस्टम यही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ बनी थी, यहाँ पर गाड़ियाँ बनी थी T मॉडल नामक कार, इनका बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। यानी कि जो आपकी फोर्ड मोटर की जो गाड़ी बनी है T, ये है, ये वाली कतारबद्ध गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये T मॉडल वाली गाड़ियाँ हैं। इन तब गाड़ियाँ कुछ ऐसी ही होती थी, ठीक है। तो ये पहली कार बनी। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है फोर्ड मोटर ने जो हेनरी फोर्ड ने सुधार किया, वो सुधार हर किसी को हजम हो गया, नहीं। शुरुआत में लोगों को बड़ा अजीब लगा, अरे यार, यहाँ तो हम टॉयलेट के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तो हम जो है, जो पहले जो आपका कहते हैं जो बीड़ी तंबाकू हम खाने पीने वाले थे, अब वो तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बंद के रह गए हैं। यानी कि जब कन्वेयर बेल्ट बंद होगी एक तय समय पर, तभी हम यहाँ से हट सकते हैं, अब तो बड़ा मुश्किल हो गई। अब ऐसे में लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, मजदूर यूनियन वगैरह जो थे उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, काम छोड़ कर भाग गए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, इतना टफ काम कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हेनरी फोर्ड इस चुनौती से निपटने के लिए हताश नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि आमदनी दोगुनी कर दी, $5 प्रतिदिन कर दिया। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं साथ ही साथ जो कारखानों में ट्रेड यूनियन वगैरह बनाते थे, यानी जो अपनी गुटबाजी करते थे, उन पर पाबंदी लगा दी। तो ऐसे करके देखेंगे, यहाँ पे तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में कमी तो आई है, लेकिन यहाँ पे मुनाफे में कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, असेंबली लाइन की रफ्तार बढ़ा दी है। यानी जो कन्वेयर बेल्ट पे पार्ट्स चल रहे थे, उनकी रफ्तार और बढ़ा दी है। यानी आपको कब काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। तो ऐसे करके देखेंगे प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर होता चला गया है।
तो इसका प्रभाव आप देखेंगे पूरी दुनिया में देखने को मिलता है कन्वेयर बेल्ट वाला। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि जो फोर्ड ने जो टेक्निक अपनाई थी वही पद्धति अमेरिका में, पूरे अमेरिका में अपनाई जाने लगी और धीरे धीरे करके यूरोपीय देशों में, और आज हम कह सकते हैं समूचे विश्व में यही पद्धति अपनाई जाती है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट अब आप लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। ठीक है, अगर हम 1919 में यहां पर उत्पादन देखें अमेरिका में, तो 1919 में अमेरिका में जो 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, ये 1929 तक बढ़कर कितना हो गया, 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर पहुंचा। ये आप लिख लेना। अब अमेरिका में एक नया प्रचलन चला। नया प्रचलन ये था कि वहां पर हायर परचेज वाला प्रचलन चला, यानी कि वहां पर अब ऑब्वियस सी बात है कार सस्ती हो गई, लोगों को तनख्वाह भी डबल मिल रही है, यानी कि लोगों को अब यही कहा जाएगा, यानी कि जब आदमी के जेब में पैसे आ जाते हैं तो आदमी सोचता है कि अब हम ये खरीदेंगे, अपनी ये खरीदेंगे, ये इच्छाएं पूरी करेंगे, वो पूरी करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब ये था कि आप कोई चीज़ खरीदनी है उसे इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे गूगल बोल रहा हूँ, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते होंगे, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में लेने का प्रावधान रहता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ही इन्होंने यही किया कि आप जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन चलते थे तब सॉन्ग सुनने के लिए, तो आप जो कुछ लेना है आप हायर परचेज पे ले सकते हैं, यानी कि कर्जे पर ले सकते हैं, किस्तें आप महीने पर आप चुका सकते हैं। तो भाई वहाँ पर जनता जो थी एकदम जागरूक हुई, जनता जो एकदम उससे कोई भाई अब तो लेंगे ही लेंगे, अब तो हमें हायर परचेज पे मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड का सब पॉइंट आप लिखेंगे कि इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि हायर परचेज पर खरीदने लगे। हायर परचेज का मतलब आप समझ गए होंगे, मासिक किस्तों पर। ठीक है, अब देखिए ये जो टेक्निक थी मासिक किस्त वाली, ये क्या थी, ये कर्ज पर आधारित तो थी, यानी ऑब्वियसली बात है इसके लिए कर्ज लिया होगा, बैंकों से लिया होगा। अब ये सब चीजें आगे लोगों यानी विलासता वाला माहौल क्रिएट हो गया, तो लोग फिर अब ये सोचने लगे घर वगैरह भी बनाए जाए, घरों का निर्माण भी कर्ज से होने लगा। यानी ये सब चीजें हो कर्ज से ही रही थी, यानी कि लोग अभी इतने ज्यादा हो नहीं पाए थे, लेकिन कर्ज से ही सब चल रहा था। एकदम अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो गया था, अच्छा खासा लग रहा था, इकोनॉमी बहुत भारी भरकम इकोनॉमी बन गई है। लेकिन यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट, कि 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। यानी अब लोग घर भी बनाने लगे, नौकरी मिल गई, कर्ज भी मिलने लगे, तो लोग घर बनाने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1923 में अमेरिका क्या है, 1923 में अमेरिका ने क्या किया, शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, यानी यह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया, दूसरे देशों को कर्ज देने लगा। ये इसका मानना यह था जो अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाई हैं उनको जो है महामंदी से उभारा जाए, उन्हें कर्ज देने लगा, क्योंकि अमेरिका की एक अच्छी खासी छाप बन चुकी थी। तो आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। अब महामंदी का दौर स्टार्ट होता है। देखिए ये जो महिला है, महामंदी के दौर वाली महिला, इसका चित्र आपने 9th में भी देख लिया था और यहाँ पर भी है। तो ये कहानी है, इसकी कहानी चाहे पढ़ना चाहें आप पढ़ लेना इस महिला की कहानी, वैसे मैं 9th में पढ़ा चुका हूँ इसकी कहानी। तो महामंदी का दौर देखते हैं, महामंदी कैसे आई और महामंदी ने पूरी विश्व को किस तरह से प्रभावित किया, ये हम देखेंगे। अगर हम देखें 20वीं सदी में आते आते, तो 20वीं सदी की अर्थव्यवस्थाएं जितनी थी लगभग सब इंटरकनेक्ट हो गई थी, चाहे जैसी भी सही उपनिवेशी शासन की अर्थव्यवस्थाएं थी, जो भी थी इंटरकनेक्टेड थी, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं बन चुकी थी। ये बात आप पहले भी जान चुके हैं। अब अमेरिका में कोई प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, उनका इफेक्ट अन्य देशों में भी उनका जो प्रभाव है अन्य देशों पर भी पड़ेगा। तो वही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक ये चीज़ देखने को मिलती है, उत्पादन में एकदम गिरावट आई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखें, पहला पॉइंट लिखेंगे कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। यानी कि कमी बनी रहने का रीजन वही था, लोग गेहूं ही उपजाए जा रहे थे। आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, गेहूं ही उपजाओ, गेहूं ही आपको जो जंग जिताएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बताया भी था स्लोगन क्लास 9th में, जब हम अमेरिका के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप गेहूं उपजाओ, गेहूं ही आपको जो है जंग जिताएगा। तो उनका मानना यही था कि भाई, तो लोगों की मेंटलिटी यही बन गई थी, गेहूं ही उगाना है। अब गेहूं इतना ज्यादा हो गया, गेहूं कोई खाने वाला नहीं है। अब इसके बाद गेहूं सड़ रहा था, कीमतें डाउन जा रही थी, जो किसान जो है वो बर्बाद हो गए ऐसे करके। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। ठीक है, महामंदी का पहला कारण यहाँ पर वही स्पष्ट कारण बताया गया है
यानी महामंदी के कई कारण थे, और महामंदी का पहला कारण क्या था? पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, यानी किसान बहुत ज़्यादा उपजाए जा रहे थे। इससे क्या हुआ? जिससे कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। इससे कीमतें गिर गई और किसानों की आय घटने लगी। अब आमदनी बढ़ाने के प्रयास में किसान जो क्या कर रहे थे, ज़्यादा माल पैदा करने लगे। उन्हें लगता था और माल पैदा करेंगे तो और हमारा बचत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़्यादा माल पैदा करने से इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया, कीमतें और ज़्यादा डाउन हो गई। ऐसे में लोग जो है ऑब्वियस सी बात है अनाज सड़ने लगा, महामंदी आती चली गई, यानी लोग अनाज खाने वाले नहीं हैं यहाँ पर। तो पहला कारण तो आपने देख लिया कि हद से ज़्यादा अनाज उगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कारण और है, उस कारण का जिक्र यहाँ पर, रीजन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, और वो रीजन है स्टॉर्म डस्ट, यानी जो धूल भरे तूफान आ रहे थे, आंधी भरे तूफान आ रहे थे, उनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। उसकी वजह से भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में एकदम गिरावट आई है। यानी इसी 1930 के लास्ट में स्टार्ट हो गए थे स्टॉर्म डस्ट, और 9th में मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में। उसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ा है इकोनॉमी पर, उसकी वजह से भी यहाँ पर इकोनॉमी यहाँ पर चौपट हुई है, महामंदी आई है। मैं यहाँ पर उसका जिक्र ज़्यादा नहीं करूँगा, आप चाहें तो वो वीडियो देख लेना, क्लास 9th वाला। अब दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यही था जो इन्होंने कर्ज बांटे थे, यानी कि कर्जे दे करके भाई कर्ज लो। अब चूंकि कीमतें डाउन हो गई तो कर्ज जो था, कर्ज भी आधा रह गया। कर्ज आधा क्यों रह गया वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको प्रैक्टिकली। दूसरा कारण ये था कि 1920 के दशक में के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। ठीक है, अब स्थिति ये बनी कि यहाँ पर वही बताया गया है, इसका सब पॉइंट 1928 के पहले 6 माह तक जो विदेशी अमेरिका का कर्ज जो था वो $1 अरब था, यानी कि अमेरिका का विदेशियों पर जो कर्ज था $1 अरब था, और साल भर के भीतर ये 1/4 रह गया, यानी कि मात्र 25 लाख डॉलर के करीब रह गया ये। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी जो $1 है आपका लगभग 70 रुपए के बराबर है। ठीक है, यानी कि अमेरिका का $1 भारत के 70 रुपए के बराबर है। तो अमेरिका वाले तो यही चाहेंगे कि रुपया जो है, रुपया की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले गिरती चली जाए, यानी रुपया तो यही चाहेंगे $1 जो है इसकी कीमत आने वाले समय में 80 रुपए के बराबर पहुंच जाए, तो इन्हें और फायदा होगा, क्योंकि इनके पास भारत इसके बदले में भारत का 80 रुपए का सामान पहुंच जाएगा, 80 रुपए का इनका पास क्रेडिट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं क्या हो, आने वाले समय में यहाँ पर $1 जो है ₹1 के बराबर पहुंच जाए, ₹1 के बराबर पहुंच जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन्हें सामान कम मिलेगा, सामान नहीं मिलेगा। वही यहाँ पर हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं सारी जो थी वो आपस में जुड़ी हुई थी। जब कर्ज दिया था तो कर्ज देने के टाइम पर यही हाल था, क्योंकि उस समय अमेरिका की इकोनॉमी जो थी स्ट्रांग थी, तो अमेरिका का डॉलर मजबूत था, यानी अमेरिका की जो मुद्रा थी, डॉलर से मतलब डॉलर नहीं थी उस समय की मुद्रा, डॉलर से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, तो वहां पर अमेरिका की स्थिति मजबूत थी। अब यहाँ पर वही है, अमेरिका की स्थिति कमजोर होने लगी है, यानी अमेरिका की मुद्रा का अवमूल्यन होने लगा। अवमूल्यन होने से क्या हुआ? अन्य देशों की मुद्राएं स्ट्रांग होने लगी हैं, और अन्य देशों की जो मुद्राएं स्ट्रांग होने लगी हैं, ऑब्वियस सी बात है कर्ज जब पूरा तो देंगे नहीं वो, यानी जो उसी हिसाब से देंगे, जब अवमूल्यन के हिसाब से कर्ज दिया जाएगा, अवमूल्यन के हिसाब से कर्ज चुकाया जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे जो $1 अरब वाला कर्ज है वो मात्र 1/4 रह गया है। यानी हम मान लेते हैं कि भाई जब $1 के बराबर जो था 70 रुपए के बराबर था जब कर्ज दिया था, अब ₹1 यानी कि इन्हें ये अपेक्षा लगाई थी 70 रुपए में वापस मिलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर रुपया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि रुपया अब $1 के बदले ₹1 ही नहीं मिलेगा, यानी कि इन्हें घाटा हो गया, कहीं इन्हें ₹69 का साफ घाटा हो गया, ₹69 माइनस में चले गए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर इन्होंने जो $1 अरब का जो कर्ज बांटा था वो कर्ज मात्र 1/4 रह गया। ठीक है, ऊपर से अमेरिका में भी जो इन्होंने कर्ज दे रखे थे कि आओ कर्ज लो और ये सामान खरीदो, अब वहां पर भी वो सारी चीजें एकदम गिरती चली गई हैं, लोग कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो गए हैं। तो ऐसे नतीजा ये हुआ है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई है, और इकोनॉमी क्रैश होने से क्या हुआ है, जो भी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के साथ व्यापार से इसमें संलग्न थी, सारी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अमेरिकी सरकार ने एक प्रयास भी किया है अपनी महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं दुनिया पर बहुत भारी पड़ गया है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने विश्व व्यापार की कमर तोड़ दी। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर टैरिफ लगा दिए, यानी ऊंची कीमतों पर टैरिफ लगा दिए, यानी कि जो बाहर से आयात किया जाता है, हमारे यहाँ के लोग जो मंगा रहे हैं सामान अमेरिका के अंदर, अब वो सामान ले ही ना पाए बाहर का, वो हमारे देश का ही सामान खरीदें। इसके लिए क्या किया इन्होंने, इस पर ऊंची कीमतों में टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगाने से क्या हुआ,
अब अन्य देश जो अपना सामान अमेरिका के लिए भेज रहे थे, जिन्हें आमदनी अमेरिका से हो रही थी, अब उनकी आमदनी भी बंद हो गई, उनकी आमदनी भी प्रतिबंधित हो गई। तो ऐसे करके टैरिफ लगाने से क्या हुआ, अमेरिका की इकोनॉमी तो ध्वस्त है ही है, अन्य देशों की इकोनॉमी जो व्यापार करके बढ़ने वाली थी, वो इकोनॉमी ध्वस्त होती चली गई है। तो ये असर इसी वजह से यहाँ पे सब देशों पे फिर पड़ा है ये वाला। ठीक है, आगे स्थिति वही है कि कीमतों कमी मंदी की देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया कि भाई कर्ज चुकाया कैसे जाएगा। कर्ज दिए भी तो उनकी वसूली स्टार्ट कर दी, लोगों के घर बेचे गए, कुर्क किए गए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते दिवालिये हो गए, बैंकरप्ट हो गए, कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया, तो उनके घर मकान कुर्क किए गए। ठीक है, नीलामी करवाई गई उनकी। तो ये सब देखेंगे, यानी जो वहां पर उपभोक्तावादी संपन्नता जो दिखाई दे रही थी, वो सब धूल का गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई, यानी रातों रात गायब हो गई। क्योंकि गायब होने का रीजन यही था, कर्ज पर बना हुआ था पूरा जो सिस्टम, पूरी व्यवस्था जो स्थापित हुई थी वो कर्ज पर स्थापित व्यवस्था थी। अमेरिका ने जो है अंधाधुंध कर्ज दिए थे, और वो कर्ज का परिणाम ये हुआ, जैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी ढाराशायी हुई है, कर्ज जो है बिल्कुल उनकी कीमत भी कर्जों की गिरती चली गई है, और अमेरिका की इकोनॉमी दिनों दिन रातों रात जो है डूबती चली गई है, और अमेरिका एकदम जो है कुचक्र, यानी कि दलदल के कुचक्र में फंसता चला गया है। तो वही चीजें यहाँ पर ये होंगी। यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट आएगा कि निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। यानी अमेरिका के हजारों बैंक जो है दिवालिया हो गए, अब कर्ज चुका ही नहीं, यानी मिल ही नहीं रहा है कर्ज हमारा, यानी कि जो कर्ज हमने दिया अभी वो भी वसूल नहीं हो पा रहा है। अब क्या होगा, दिवालिया हो गए बैंक, बिल्कुल बंद हो गए। जैसे हमारे भारत में भी कुछ बैंक दिवालिया हुए। 1933 तक बात करें तो 4000 से ज्यादा बैंक जो बंद हो चुके थे। 1929 तक से लेकर 1932 के बीच यहाँ पर 1,10,000 कंपनियां करीब जो है चौपट हो गई थी। ये महामंदी का असर था। देखिए, महामंदी का असर अगर आपको और डिटेल में जानना है तो क्लास 9th में जाके देख लीजिए। वैसे दोनों ही क्लासों को अगर मिला के पढ़ेंगे आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं सारी कोशिश यही कर रहा हूँ, पूरा प्रयास मेरा यही है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट बैठ जाए। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर अमेरिका जो दिन रात अमेरिका ने जो गुणगान गाया था, दिन रात अमेरिका ने जो अपना कहा था कि कर्ज लो और जाके जो विकास करो, और वही अमेरिका जो आज कर्ज के कुछ चक्कर में खुद फंस गया है, खुद एकदम इकोनॉमी क्रैश हो गई है वहाँ की। तो आगे अब क्या होता है, भारत पर क्या इस महामंदी का असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? अगली हेडिंग आपकी जो है, भारत पर ये महामंदी रही है या नहीं रही है, ये हम देखेंगे। देखिए, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, भारत हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, उस समय बेशक इनकी अपनी अपनी स्वतंत्र जो है लोकतंत्र स्थापित नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई थी, इंटरकनेक्ट थी। यानी अमेरिका में कुछ प्रभाव पड़ेगा, इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर वही सब चीजें देखने को मिली, यानी जो कुछ हुआ उसका प्रभाव हमारे यहाँ पर भी पड़ा। औपनिवेशिक भारत पर भी पड़ा, क्योंकि औपनिवेशिक भारत का शासन तो था ही था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन तो था ही था। तो वही हमें देखने को मिलेगा। अगर हम देखें, पहली बात तो भारत को बर्बाद करने में ब्रिटिशर्स ने पूरी भूमिका निभाई है। यहाँ का जो निर्यात है वो ठप कर दिया है, हम आयातक बन के रह गए, यानी हम बाहर से चीजें मंगाने वाले केवल रह गए हैं। तो हमारे यहाँ यही देखने को मिलेगा पहले पॉइंट में कि 1928 से लेकर 1934 के बीच देश में आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें जब गिरी हैं तो हमारे यहाँ ये देखने को मिला है 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत भी 50% गिर गई है। ये देखने को मिला है जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय गेहूं की कीमतें गिरी हैं, भारत में भी गेहूं की कीमतें गिर गई हैं। लेकिन भारत में एक चीज बहुत बढ़िया रही है, भारत में जो शहरी निवासी हैं उन पर असर नहीं पड़ा है, केवल किसानों पर और काश्तकारों का ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि गेहूं की ही फसल जो थी डाउन हुई है, गेहूं की फसल का रेट डाउन हुआ है। तो इस वजह से किसान और काश्तकार सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, सरकारों ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया था। यानी किसान काश्तकारों से जो है लगान वसूली जो करनी थी इनमें छूट देने से इनकार कर दिया था। तो इस पर सबसे ज्यादा मार इन्हीं पर पड़ी है। ठीक है, वहीं बात करें बंगाल का जूट पटसन उद्योग जो है, ठीक है, तो बंगाल का जूट पटसन उद्योग जो था उस समय बहुत ज्यादा फल फूल रहा था। फल फूल रहने का रीजन क्या था कि पटसन वगैरह से, जूट वगैरह से बोरियां बनाई जाती हैं, और उन बोरियों का उपयोग क्या अनाज वगैरह भरने के लिए, सामान वगैरह पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे भारत में बनी हुई इन टाट की बोरियों का बहुत महत्व था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी लार्ज स्केल पर। अब चूंकि उत्पादन वहां पर ही ठप पड़ गया है, यानी वहां पर इतना ज्यादा अनाज है कि उसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो खरीदने के लिए तैयार नहीं तो बोरियों में भर के करना ही क्या है। ऐसे में यहाँ पर हमारे यहाँ जूट पटसन उद्योग है, ये भी एकदम गिर गया है। 60% से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है हमें। तो वही चीजें हम यहाँ पर नोट करेंगे थर्ड पॉइंट में, कि बंगाल के पटसन कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा की गिरावट आ गई। अब किसान जो थे
जो ऑलरेडी वैसे ही बेचारे कर्ज लेकर जो है अपना जो खेती कर रहे थे, अब और ज़्यादा कर्ज में डूब गए हैं। उन्हें अपना घर बार, अपनी संपत्ति, चीज़ जेवरात सब बेचने पड़े हैं। ठीक है, यानी पहले ही उन्हें कर्ज में डूबे थे और ज़्यादा डूबते चले गए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुई है स्थिति एंड में, यहाँ पर जो राजे महाराजे थे, यहाँ पर जो व्यवस्था जो चल रही थी, उन सबको अपना अपना सोना प्रयोग करना पड़ा है। यानी मंदी के सालों में भारत ने फिर अपनी कीमती धातुओं को दांव पर लगा दिया है, क्योंकि और तो साधन है ही नहीं, अनाज हो नहीं रहा है हमारे यहाँ, अनाज का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, और बड़े कोई बिजनेस धंधे हैं नहीं यहाँ पर अपने देश में। ऐसे में लोगों ने क्या किया है, अब सोने यानी धातुएं जो भी थी चीज जवाहरात वगैरह, उन्हीं के सारे उन्होंने काम चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे कि मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासतौर पर सोने का निर्यात करने लगा। आपने जॉन मेनॉर्ड कीन्स का नाम तो सुना ही होगा अर्थशास्त्र में। तो इनका मानना यही था कि भारतीय सोने के निर्यात की वजह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है ये फिर से पुनर्जीवित हो पाई है, इसको पुनर्जीवित करने में मदद मिली है। आप समझ सकते हैं, सोने की चिड़िया भारत को यूं ही नहीं कहा जाता था। वास्तव में भारत के पास बहुत ज़्यादा समृद्ध जो धन दौलत थी, लेकिन कुछ कह सकते हैं मूर्खतापंथी की वजह से, कुछ हमारे यहाँ के राजाओं शासकों की जो है नाकामी की वजह से इस तरह की जो है सिचुएशन क्रिएट हुई। वरना आप समझ सकते हैं आज हम लोग कितने समृद्ध होते। तो ये बड़े लार्ज स्केल पर हमारा जो सोना चांदी जो भी था वो सब अमेरिका ब्रिटिशर्स के हाथ में पहुंच गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण जो है जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने खुद डिफाइन किया है कि सबसे बड़ा कारण यही था कि इंडिया तो कंगाल हो गया सोना देकर, लेकिन ये लोग बन गए, ये विश्व की अर्थव्यवस्था सुधर गई। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आपके सामने लाइन लिखी हुई है, तो आप ये चीज देख सकते हैं। अब मंदी का दौर अगर देखा जाए किसानों के और काश्तकारों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी था, लेकिन ये शहरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए दुखदायी नहीं था, क्योंकि शहरों में रहने वाले व्यक्ति ऑलरेडी वही थे, जमे जमाए थे। जमे जमाए का मतलब क्या था, कहीं काम कर रहे थे, वेतनभोगी थे, या फिर जो लोग थे वो मकान मालिक टाइप थे, यानी अपनी अपनी मकानों वगैरह के लिए किराया वसूल रहे थे, उन पर फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप लिखेंगे, 5वां पॉइंट, कि यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बधाया भाड़ा मिलता था, या मध्य वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। अब इसी महामंदी में भारत में एक चीज देखने को मिली है, यहां पर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हुआ है, निवेश अच्छा खासा हुआ है। यानी कि यहां पर राष्ट्रवादी खेमे के दबाव की वजह से उद्योगों की रक्षा के लिए यहाँ पे सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए। यानी कि अब चूंकि भारत का प्रोडक्ट कहीं जा नहीं रहा है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि भारत में जो प्रोडक्ट भारत के अंदर आ रहा है उस पर सीमा शुल्क लगा दो, यानी लोग बाहर का प्रोडक्ट, विदेशों का प्रोडक्ट खरीद ही ना पाए, लोग मजबूरी में लोग अपना स्थानीय या देसी प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे उद्योग धंधे पनपे, उनमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा हुआ है। तो ये छठे पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर भारत में महामंदी देख ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग आपकी जो है ये विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल है। यानी कि आपने ये पहले देखा कि पहला जो विश्व युद्ध चला वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। यानी पहला विश्व युद्ध की जो मार थी या जिसका दंश था, अभी तक इससे विश्व उभर नहीं पाया था, दुनिया उभर नहीं पाई थी। और लगभग इतने ही साल बाद, यानी कि लगभग यहाँ से 30 साल बाद फिर से एक यहाँ पे समीकरण तैयार होने लगे हैं, फिर से एक कोई सिचुएशन तैयार होने लगी है, और ऐसे करके 1939 में एक युद्ध फिर से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो सेकंड वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार ने जो है पहले वर्ल्ड वार से ज़्यादा नुकसान किया, पहले वर्ल्ड वार से ज़्यादा लोग मारे गए और भारी संख्या में यहाँ पे जान माल दोनों की हानि हुई। तो यहाँ पर दोनों जो आपके विश्व युद्ध हो गए हैं, उन विश्व युद्ध के बाद जो है कैसे अर्थव्यवस्था ने फिर से इसका रिबिल्ड किया गया, कैसे इसका पुनर्निर्माण किया गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वाली कहानी है कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था ने फिर से बूस्ट किया है, आगे बढ़ी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप ये जानते ही हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, यहाँ पर भी दो ही खेमे थे, यानी एक मित्र राष्ट्र थे और दूसरे धुरी राष्ट्र थे। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट कि दूसरा विश्व युद्ध दो बड़े खेमों के बीच था। यानी एक में आपको पता होगा धुरी शक्तियाँ, जिसमें नासी जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। वहीं सेकंड में आपके जो थे मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। यानी आपने पिछले वाले में देखा था, पिछले वाले में अमेरिका शामिल नहीं था। इस युद्ध में जो है अमेरिका और धुरी में जो है जापान भी शामिल हो गया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम कि किस तरह से अब ये युद्ध बड़ा निर्णायक रहा है, ये बड़ा भयानक रहा है। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय औद्योगिकरण की शुरुआत जो हुई थी, तो उसके वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी सारे हथियार वगैरह, मशीनरी वगैरह देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर औद्योगिकरण जो है चरम पे पहुँच गया था, क्योंकि अमेरिका ने एक अच्छी खासी तरक्की की थी। अमेरिका डेवलपमेंट में आगे बढ़ चुका था, काफ़ी सारे जो है उसने न्यूक्लियर वगैरह हथियार भी बनाए थे। तो वो सब यहाँ पर हम दंश देखने को हमें मिलेगा, उसका जो दंश झेलने को मिलेगा वो यही मिलेगा हमें।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात सेकंड लाइन में यहाँ बताई गई है अगले पॉइंट में कि यहाँ पर इस जंग के कारण अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। आप समझ सकते हैं, यानी पिछली वाली जंग में आपने देखा 90 लाख के करीब बताई गई थी संख्या, यहाँ पे 6 करोड़ लोग मारे गए थे। और जिसमें अगर देखा जाए उठा के तो 1939 की जो वैश्विक जनसंख्या थी उसका 3% था ये, यानी 1939 की वैश्विक जनसंख्या का 3% था। इन 6 करोड़ लोगों का अनुमान लगाया गया। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, आंकड़े कभी एक्यूरेट नहीं होते हैं, यानी बिल्कुल स्पष्ट आंकड़े नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है 6 करोड़ बताया गया है, तो कम से कम 6.5 करोड़ या 7 करोड़ तो बड़े आराम से होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली थी, वो देखने वाली क्या थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेकंड वर्ल्ड वार में अंतर क्या था। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स होते हैं की पॉइंट्स होते हैं, और आप लोग कहते हैं कि सर ये तो किताब में नहीं है, पढ़ा नहीं। देखिए किताब में ही होता है, लेकिन आप लोग फोकस नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, और वास्तव में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बेशक यहाँ पर भाषा है लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा है। इस भाषा में ये कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, वहां पर आपने ये चीज देखी थी कि वहां पर जो सेना में लड़ने गया था, या किसी भी देश के प्रतिनिधि के रूप में लड़ा हो, यानी कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ा हो, फ्रांस की तरफ से लड़ा हो, या फिर ऑटोमन तुर्की की तरफ से लड़ा हो, जर्मनी की तरफ से लड़ा हो, यानी जो जिस देश के सैनिक थे वही हताहत हुए और बहुत कम मात्रा में नागरिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में हमने ये देखने को मिला, यानी बहुत कम मात्रा में नागरिक मारे गए। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में तो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। यहाँ के बारे में अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जर्मनी ने कई दिनों तक जो है इंग्लैंड पर बमबारी की थी, दिन रात बमबारी की थी। ऐसे ही आप देखेंगे अमेरिकी विमानों ने, ब्रिटेन के विमानों ने जर्मनी के शहरों में तमाम जगहों पर दिन रात बमबारी करी है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्दोष जनता मारी गई है, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो भी लोग मारे गए हैं। और एंड में तो पता ही है आपको 6 और 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ है, परमाणु बम गिराए गए हैं, जहां पर लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, और वो भी सब निर्दोष थे, उनका कोई युद्ध से लेना देना नहीं था। तो यहां पर हमें सबसे बड़ी चीज यही देखने को मिलती है कि यहां पर सैनिकों से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। ठीक है, यहां पर इस युद्ध में इनकी संख्या ज्यादा है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर कि अब तक युद्धों में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे, यानी कि कोई लड़ ही नहीं रहा था। मेन चीज ये थी, जो शहरों में रहने वाले नागरिक थे उन्हें क्या पता था कि हमारे ऊपर दिन रात जो है बम बरसाए जाएंगे हवाई जहाजों से। हवाई बमबारी यहाँ पर बहुत हद से ज्यादा हुई थी। आज भी अगर आप देखें तो आज भी इंग्लैंड में जो है कहीं भी मकान बनता है, कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके नीचे बम निकल आते हैं, सेकंड वर्ल्ड वार के बम निकलते हैं। यानी पूरा के पूरे इंग्लैंड में बम निकलना बड़ा आसान आम बात है, कोई नई बात नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वार के बम निकलना बड़ा आम बात है वहाँ के लिए। काफ़ी सारे यूरोप के शहरों में यही हाल है, कहीं भी वो खुदाई करते हैं बम निकल आते हैं। कितनी ज़्यादा भयंकर बमबारी की गई थी, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया, तो ये आपका की पॉइंट्स है। और यही पॉइंट्स जो होते हैं वास्तव में आपको जो है कोई भी यूपीएससी एग्जाम वगैरह में कहीं क्वेश्चन आता है तो यही जो पॉइंट्स हैं वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोचना विचारना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर युद्ध खत्म हो गया, आपको ये पता है कैसे खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ। यही परमाणु बम जब गिरा दिए अमेरिका ने, सब शांत हो गए फिर, तो वो आपको पता है कहानी, वो हम पढ़ भी चुके हैं पहले क्लास 9th में। अब लेकिन यहाँ पर हेडिंग जो थी, यहाँ पर हेडिंग यही थी पुनर्निर्माण वाली, कि युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ है वो हमने देखी। ठीक है, यहाँ पे युद्ध खत्म होने के बाद अब वो जो पुनर्निर्माण की जो जिम्मेदारी थी, यानी फिर से रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी थी, वो यहाँ पर अब 2 बड़े देशों ने निभाई है। बड़े देश जो वर्चस्वशाली देश थे, एक तो आपका अमेरिका था पश्चिम में, यानी अब ब्रिटेन तो रहा नहीं वर्चस्वशाली, ब्रिटेन में इतनी क्षमता रही नहीं, फ्रांस में इतनी क्षमता रही नहीं। दूसरी तरफ अगर यूरोप और एशिया में देख लिया जाए तो आपका ये था रसिया, यानी कि सोवियत संघ, यूएसएसआर। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो ये 2 ऐसे संघ थे, 2 ऐसे समुदाय थे जो विश्व में फिर से रिकंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, चाहे अर्थव्यवस्था का रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे भवन निर्माण हो, शहरों का पुनर्निर्माण हो। यानी एक लंबी प्रक्रिया तो थी, कठिन तो था, लेकिन वो ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं था। यानी आपने ये भी देखा होगा लंदन जो कभी बिल्कुल तबाह कर दिया गया था, आज का लंदन आप देख लीजिए। हिरोशिमा नागासाकी किसी में बिल्कुल नेस्तनाबूत हो गए थे, आज की वहाँ का डेवलपमेंट देख लीजिए। यानी आप अपना दिल्ली शहर देख लीजिए और वहाँ का वो शहर देख लीजिए, आप जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, यानी आज भी आपका दिल्ली में जो देखिए आप तमाम तरह की गंदगी, तमाम तरह का पॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिराने के बाद भी आज भी वहाँ पर उसका अंश तक देखने को नहीं मिलेगा आपको, इतना उन्होंने डेवलप कर दिया उसे। तो कहीं ना कहीं एकदम तीव्र गति से इन्होंने फोकस किया है, यहाँ की जनता ने भी समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी देश की जो है सरकार से ज़्यादा बाकी अगर जनता जागरूक है तो देश जल्दी तरक्की कर जाएगा, ये बात माननी पड़ेगी। सरकारों पर जो लोग हमेशा आरोप लगाते हैं वो हमेशा ये भी सोच लें कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जनता का, जनता कैसी है वहाँ पर। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण हुआ है तो ये 2 महाशक्तियों के साए में हुआ है, अमेरिका के साए में और सोवियत संघ के, क्योंकि अब फ्रांस
और जो ब्रिटेन वगैरह इनकी भूमिका तो खत्म हो गई है, इनमें तो शक्तिहीन हो गए हैं, कोई शक्ति नहीं बची है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट, कि युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा। पहला अमेरिका और सेकंड है सोवियत संघ। इतना ही केवल लिख लेना, अमेरिका और सोवियत संघ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगली हेडिंग है यहाँ पर युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। देखिए, ब्रेटन वुड प्रणाली के बारे में मैं वैसे इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ, अर्थशास्त्र में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर पूरा मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में ब्रेटन वुड के बारे में, लेकिन ये जानेंगे कि ब्रेटन वुड की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्यों नींव रखी गई। देखिए, हमने पहले ये देखा था जब हमने 1927 वाला जो पूरा देखा कि 1927 से महामंदी स्टार्ट हो गई, यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हुआ, उपभोक्ता थे नहीं, धीरे धीरे करके फसलों की कीमतें गिरती चली गई और एक महामंदी आ गई। तो ये बात तो हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर वही बातें निकाली, यहाँ पर जो निष्कर्षकर्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने दो बातें निकाली दोनों महायुद्धों के बीच में कि महामंदी आती कैसे है और हमें इसे कंट्रोल कैसे करना है। इन्होंने दो बातों में सबसे अहम बात ये निकाली, पहला पॉइंट तो ये लिख लेना आप, ठीक है। पहला इनका सबक ये था कि बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। यानी कि मास प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, अब उसको कंज्यूम करने वाले भी तो हों, उपभोग करने वाले भी तो हों। प्रोडक्शन करे जा रहे हैं, क्या मतलब है? उपभोग करने वाले भी तो हों। अब उपभोग कौन करेंगे? उपभोग आदमी तब करेगा जब आदमी की आमदनी निश्चित होगी, आदमी को मंथली सैलरी मिल रही होगी, तब उपभोग करेगा। अब यहाँ पे सैलरी जो अनसर्टेन है, सैलरी का पता ही नहीं कि कभी मिल गई अगले महीने जॉब है या नहीं है, ये भी नहीं पता है। रोजगार अस्थिर है, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत है। रोजगार कैसे स्थिर किए जाएं? यानी रोजगार तब स्थिर होंगे जब यहाँ पर कीमत, उपज और रोजगार ये सब उतार चढ़ाव जो सरकार के अधीन हो, सरकार इन्हें कंट्रोल करे। क्योंकि उस समय सरकार कंट्रोल कर नहीं रही थी, बाजार जो है, बाजार अपने आप अपनी मनमानी से चल रहे थे। नतीजा यही हुआ कि एकदम अर्थव्यवस्था चौपट होगी उस समय। अब यहाँ पे सरकार के हस्तक्षेप की बात कही जाने लगी है। और सेकेंड रीजन इन्होंने ये निकाला है कि भाई जो पहले हमारे आर्थिक संबंध बहुत बेकार रहे हैं विभिन्न देशों के साथ, क्योंकि पहले लक्ष्य यही था औपनिवेशिक देशों का कि हमें लूटमार करनी है, अब हमें वो बदलना होगा। अब हमें प्रॉपर वे में आर्थिक संबंध स्थापित करने होंगे। आर्थिक संबंध भी स्थापित करने के पीछे यही लॉजिक था कि बिना सरकारों की मर्जी के आर्थिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। सरकार ही यहाँ पे तय करेगी भाई कहाँ पूंजी लगाई जाएगी, कहाँ श्रम की आवाजाही होगी, कौन कौन से रूल बनाए जाएंगे, कौन कौन से रेगुलेशन बनाए जाएंगे, ये सरकार तय करेगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप की बात की जाने लगी। यानी पहले की तरह नहीं रहेगा कि पहली तरफ व्यापारी अपनी मर्जी से उगा रहे हैं, किसान अपनी मर्जी से उगा रहे हैं, कीमतें निर्धारित नहीं है। तो अब यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात कही जा रही है और कही जा रही है अब सरकार हस्तक्षेप करेगी। यहाँ पर सरकार तय करेगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आप ये दो सब पॉइंट आपने लिख लिए होंगे पहले पॉइंट के। अगला सब पॉइंट इसमें लिख लेना आप, इसी में ही इस तरह से करके लिख लेना, समझ जाएंगे आप कि कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। यानी कि ये दोनों समस्याएं जो इन्होंने पहचानी हैं, जो दो समस्याएं अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिज्ञों ने ये समस्याएं निकाली हैं, इनका निराकरण तभी होगा तब जब सरकार अपना हस्तक्षेप करेगी। तो यहाँ पर सरकारों ने यही सब जगह के एकदम आम बोलचाल में कहा जाए, हर जगह यही चर्चा चल रही थी कैसे सुधार किया जाए, कैसे इस व्यवस्था पर विचार किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, पश्चिमी विश्व में अमेरिका का उदय हो चुका था। अमेरिका चाहे कितना भी डाउन चला गया था, लेकिन अमेरिका को ही अब वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं अगुवाई अमेरिका ही कर रहा था। क्योंकि यूरोप में आप समझ सकते हैं, यूरोप में जो देश थे अपनी साख खो चुके थे और उस समय सोवियत संघ भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो अमेरिका ही यहाँ पर जो अगुवाई कर रहा था, अमेरिका ही लीड कर रहा था इन सभी को। तो ये सब बात यहाँ पे चर्चा चली है, बात हुई है। तो ऐसे करके यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट निर्धारित किया गया है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता लाई जाए और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। यानी पूर्ण रोजगार रहेगा तो वहाँ महामंदी वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो इस बात को देखते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया 1945 में, और अमेरिका में न्यू हैम्पशायर है जगह, इसमें ब्रेटन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। ये देखिए ब्रेटन वुड, ये दिखाएं, यानी कि ये ब्रेटन वुड स्थान है, ठीक है। एक होटल है ब्रेटन वुड, वास्तव में ब्रेटन वुड एक होटल है जिसमें मीटिंग चली थी सभी डेलीगेट्स की, यानी जितने भी यहाँ के डेलीगेट्स थे हर देश के, उन सबकी मीटिंग चली थी। तो वही ब्रेटन वुड फ्रेमवर्क बोला जाता है, ठीक है, जिसमें ये यहाँ पे समीक्षा की गई कि एक नई राष्ट्रीय संयुक्त मौद्रिक नीति बनाई जाए। वित्तीय सम्मेलन हुआ था यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसी में सबसे पहले विचार जो दिया गया, यहाँ पे जो सदस्य देश थे इसके, तो इन्होंने इन्हें यहाँ पे विचार दिया कि विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड सम्मेलन में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ यहाँ पर
युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों के इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक का गठन किया गया। यानी कि यहाँ पे IMF और विश्व बैंक इसी आपके फ्रेमवर्क में बने हैं, ब्रेटन वुड फ्रेमवर्क में ही बने हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर कहीं पढ़ा हो तो आपने लिखा होगा, कहाँ लिखा पढ़ा होगा, ब्रेटन वुड्स ट्विन, यानी ब्रेटन वुड की जुड़वां संतान है, क्योंकि ब्रेटन वुड की जो फ्रेमवर्क है उसी के तहत ये दोनों बने हैं। बहरहाल इन्होंने जो अपना काम स्टार्ट जो किया है, अपना औपचारिक रूप से फॉर्मल वे में अपना जो काम स्टार्ट जो किया है वो बाद में किया है, वो आप डेट लिख लेना। ठीक है, कि इन दोनों संस्थानों ने कब से किया है, तो आप लिख लेना अगला पॉइंट में, थर्ड पॉइंट, कि विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि चूंकि ये अमेरिका लीड कर रहा है, अमेरिका की सहमति से ये संस्थान बने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है अमेरिका के फेवर में ज़्यादा चलेंगे ये, और ये होता भी रहा है। आज भी आप देखते होंगे तमाम आर्टिकल, तमाम लेख वगैरह छपते हैं, जो आपकी UPSC लेवल की जो पत्रिकाएं आती हैं उनमें लेख छपकर आते हैं कि आज भी इन संस्थानों को स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों के चुंगल से निकलने की आवश्यकता है। तो ये हकीकत है, यानी आज भी यहाँ के समझौते, जहाँ पर निर्णय जो होते हैं उनमें हस्तक्षेप कौन करता है, अमेरिका करता है। यानी अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी जो है किसी चीज़ को और मनाही करने का अधिकार, किसी चीज़ को हम कह दें कि हम अपना सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं, यानी निषेधाधिकार ये है, हम बोलते हैं इसे असहमति व्यक्त करना। ठीक है, तो वीटो पावर रखता है, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका लीड कर रहा है, तो अमेरिका आज भी यहाँ पर कर सकता है। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये दोनों संस्थाएं बनाई ही गई हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी जो व्यवस्था बनाई गई थी, इसमें क्या था, इसमें आपकी ब्रेटन वुड वाली जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, इसके तहत क्या था, तो ये जो थी व्यवस्था, ये जो थी, ये मौद्रिक व्यवस्थाओं के एक दूसरे को जोड़ने वाली व्यवस्था थी। यानी विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ की मुद्राएं, उनको जोड़ने वाली व्यवस्था थी। और यहाँ पर व्यवस्था का जो निश्चित था वो एक एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया था, यानी एक एक्सचेंज रेट बनाया गया था। यहाँ पे जो डॉलर को केंद्रीय मुद्रा में रखा गया था, यानी डॉलर जो थी उस समय केंद्रीय मुद्रा में रखी गई थी, और डॉलर की कीमत यहाँ पे कहा गया था कि $1 की कीमत उस समय 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके देश में 35 औंस सोना कितने में भी मिल रहा हो, यानी कि हम मान लेते हैं इंडिया में 35 औंस सोना जो है ये 20 रुपए का उस समय था। ठीक है, तो यानी कि आपका $1 जो है उस समय 20 रुपए के आपके बराबर हो गया। ठीक है, यानी मान लीजिए अपने यहाँ भारत में 35 औंस सोना 20 रुपए में मिल रहा है, तो यहाँ पर $1 जो है वो 20 रुपए के बराबर, यानी उस समय ब्रेटन वुड में मात्र जो आपकी केंद्रीय मुद्रा थी वो डॉलर ही थी। ठीक है, तो अब ये तो हम देखते हैं संस्थाएं बन गई हैं, ये ब्रेटन वुड फ्रेमवर्क बन गया है, और ये यहाँ पर रख दिया है कन्वर्जन वाला पैमाना कि ये कन्वर्जन का पैमाना रहेगा। तो ये तो आपने लिख लिया। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए, क्लास 12 की इकोनॉमी में मैंने वहाँ पे बताया है किस तरह से ये रखा गया था पैमाना, पूरा बताया है। अब यहाँ देखते हैं कि प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्षों में क्या क्या हुआ है, किस तरह से ये संस्थानों ने कार्य करना स्टार्ट किया है, ये कितने यहाँ पर सहायक रहे हैं वो हम देखेंगे। तो पहली हेडिंग आपकी यही है, सब हेडिंग प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद के, शुरुआत के युद्ध के बाद के वर्ष। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो संस्थान बनाए गए, जो आपका ब्रेटन वुड फ्रेमवर्क बनाया गया, यहाँ पर डॉलर को केंद्रीय मुद्रा के रूप में रख दिया गया और एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर तरक्की हुई है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 1950 से लेकर 1970 के बीच विश्व व्यापार की जो विकास दर थी सालाना 8% से ज़्यादा रही है। साथ ही साथ इस दौरान जो वैश्विक आय में 5% की वृद्धि दर हो रही है और विकास दर यहाँ पे स्थिर रही है इस समय। और इसमें यहाँ पर अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से कम ही रही है उस समय, यानी बेरोजगारी इस समय ज़्यादा नहीं रही है, जितने भी औद्योगिक देश हैं आपके बड़े बड़े। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, अब जो विकासशील देश थे, यानी भारत जैसा देश है, चाइना जैसे देश हैं, और भी देश हैं विकासशील देश, तो विकासशील देशों ने विकसित औद्योगिक देशों की बराबरी करने के लिए क्या किया इन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। यानी कि इनका मानना ये था कि पूरा औद्योगिकरण का युग है, यहाँ पे बड़ी बड़ी संयंत्र, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ स्थापित करवाई जाएं जिससे कि हमें लाभ हो। तो इन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस समय तकनीक तो थी नहीं हमारे पास। आपने भी सुना होगा कि शुरुआत में हमारे जितने भी पावर प्लांट वगैरह स्थापित किए गए थे, जितने भी पावर प्लांट वगैरह आपके थर्मल कोल यानी कि कोल प्लांट वगैरह स्थापित किए गए, तो उनमें हमें किसी न किसी देश का सहयोग लेना पड़ा था, जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का, ठीक है, अमेरिका का। क्यों? हमारे पास तकनीक नहीं थी, उपकरण नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बुनियादी उपकरण जो बनाने वाले संयंत्र थे ही नहीं, तब टेक्नोलॉजी थी नहीं उस समय। तो सब जो ये देश हम जैसे विकासशील देशों ने यही माना कि देश की आर्थिक प्रगति तभी हो सकती है जब हम अपने भारी भरकम उद्योगों को स्थापित करवाएं। तो इसलिए हमने एक बेहिसाब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया बड़े उद्योगों पर।
आपको पता होगा कि हमारे यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पर हमने केंद्र में जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के केंद्र में हमने बड़े उद्योगों का प्रसंचालन नहीं रखा था। आपने पढ़ा भी होगा भूगोल में, मैंने पढ़ाया है आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है कि अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पर अगली हेडिंग आप डाल लेना अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। तो अनौपनिवेशीकरण का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो फ्रांस, ब्रिटेन जो औपनिवेश बनाने पर आमदा रहते थे, हमेशा औपनिवेश बनाने की कोशिश करते थे, अब इनका तो रोल खत्म हो गया है क्योंकि इनकी क्षमता ही नहीं रही है। ऑब्वियसली बात है, जितने भी देश थे इनके चुंगल में उपनिवेश बने हुए देश थे, सब आज़ादी की स्वाधीनता की ओर बढ़ रहे थे, स्वाधीनता प्राप्त भी कर रहे थे। तो ऐसे करके हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतर देश जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अपनी अपनी स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और एक स्वाधीन राष्ट्र बन चुके हैं, स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे पहला पॉइंट कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, यानी कि स्वाधीन का मतलब अब अपने अधीन है, किसी और के अधीन हम नहीं हैं, तो ये स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब पैसे की जरूरत तो इन देशों में भी है जो स्वाधीन राष्ट्र बने हैं, जो पहले कभी औपनिवेशिक रह चुके थे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर संसाधन तो है नहीं, सब तो लूट मार के ले गए हैं यहाँ से बनी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली, तो सब लूट ले गए हैं औपनिवेश बनाकर। अब यहाँ संसाधन तो है नहीं, अब यहाँ पैसा हमें चाहिए, तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो हमारी जो संस्थान बनाए गए हैं IMF, विश्व बैंक, इनसे ही आएगा। अब चूंकि IMF और विश्व बैंक जो थे उस समय औद्योगिक देशों की जरूरतें पूरी करने में लगे हुए थे, इनका ध्यान था ही नहीं, हम जैसे विकासशील देशों के पास इनका ध्यान था ही नहीं जो पूर्व में कभी उपनिवेश रहे थे। तो शुरुआत में IMF और विश्व बैंक का लाभ हम जैसे देशों को नहीं मिल पाया है। साफ साफ कहने का मतलब ये है, शुरुआत में ये लाभ उन्हें मिला है ये जो इनके संस्थापक रहे थे, यानी कौन कौन? अमेरिका, यूरोप के देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, रशिया, USSR यानी सोवियत संघ वगैरह, इन्हें लाभ मिला है। शुरुआत में हम जैसे देशों को नहीं मिला है लाभ। तो यहाँ पर वही बताया गया है पहले पॉइंट में, पहले का सब पॉइंट कि IMF और विश्व बैंक संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में, भूतपूर्व मतलब पहले जो उपनिवेश रह चुके थे देश, गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। ये शुरुआत में ये दक्ष थे ही नहीं, मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया कि बहुत से देशों ने, यूरोप, जापान वगैरह ने अपनी अर्थव्यवस्था इनके बिना सहयोग के भी आगे बढ़ा ली थी। तो इन्होंने फिर देखा कि अब कुछ देशों ने अब हमारे सहयोग के बिना अर्थव्यवस्थाएं बढ़ा ली हैं, तो विकासशील देशों पर फोकस करने लगे, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। लेकिन शुरुआत में ये बिल्कुल फेवर में नहीं थे। हम जैसे जो भूतपूर्व उपनिवेश वाले रह चुके देश थे, इनके फेवर में ये लोग संस्थान नहीं रहे हैं। तो शुरुआत में हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जो नव स्वाधीन राष्ट्र हैं, और नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में यहाँ बताया गया, नव स्वाधीन राष्ट्रों को अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ रही थी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। देखिए, बड़ा गहन अर्थ है। गहन अर्थ यहाँ पर ये है कि नव स्वाधीन राष्ट्र है। नहीं, नव स्वाधीन का मतलब ये है कि अभी हाल में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, हाल में हमने अपना शासन स्थापित किया है। अब हम शासन जो स्थापित किया है देश चलाने के लिए, देश में अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, हम मदद किन से मांग रहे हैं? IMF से मांग रहे हैं और वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं। अब IMF, वर्ल्ड बैंक बनाया किसने है? बनाने वाले तो पूर्व में उपनिवेशी ही हैं, उपनिवेशी शक्तियां ही हैं, यानी जो पहले औपनिवेशिक शक्तियां थी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, वही तो शक्तियां हैं इनको चलाने वाली, संस्थानों को चलाने वाली। तो कहीं ना कहीं औपनिवेश खत्म तो हो गया, लेकिन अब चूंकि इनकी जो पॉलिसी है, आप खुद सोचिए, कोई संस्था मुफ्त में तो वैसे देगी नहीं, उसका भी कुछ उद्देश्य होगा, कुछ उद्देश्य तो छुपा होगा पैसे देने के पीछे, भाई कुछ तो मिले हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अब यहाँ पर एक नया प्रचलन देखने को मिलता है कि हमने इनसे सहायता तो मांग ली, अब सहायता जो मांगी है चूंकि यहाँ पर इनका ही वर्चस्व है, औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व है इन संस्थानों पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे जो नव स्वाधीन राष्ट्र हैं वो अभी भी इनके अंडर में बने रहे हैं। यहाँ पर हमारे देशों में बहुत सारी जो है अर्थव्यवस्था पर, हमारे देशों की अर्थव्यवस्था पर इन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों का अभी भी वर्चस्व रहा है, तो वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, सेकंड का अगला सब पॉइंट है कि ऐसे में बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था, क्योंकि बात यह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया और IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों इनके ही अंडर में है। तो ऐसे में बहुत सारे जो हमारे आर्थिक संसाधन थे इन पर इनकी का महत्व बना रहा है। जैसे बताया गया है
कि भाई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं, जमीन है, इन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांस का ही कंपनियों का अधिकार था। हमारे भारत में भी काफ़ी सालों तक चला है, ठीक है, अभी खत्म करना इतनी जल्दी पॉसिबल था नहीं है, तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रेटन वुड बनाया गया था, ब्रेटन वुड से कोई ज़्यादा लाभ तो मिला नहीं भाई। जो एक्सचेंज रेट वाला रखा था, फिक्स सिस्टम रख दिया था उन्होंने कि भाई $1 जो है, $1 की कीमत 35 औंस सोने की बराबर है। अब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका का व्यापार हमेशा स्टेबल रहेगा भाई। अमेरिका का व्यापार हमेशा स्टेबल तो नहीं रह सकता है, उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। तो उतार चढ़ाव में जरूरी ये था कि अस्थिर विनिमय प्रणाली हो। अस्थिर का मतलब ये है जो कि तत्काल में कन्वर्जन करें। जैसे अभी आप देखते हो वर्तमान में जो है एक अस्थिर प्रणाली है। मान लेते हैं अमेरिका में अगर अमेरिका का डॉलर अपनी साख खो रहा है तो क्या होता है, रुपया मजबूत होने लगता है, ठीक है, रुपया मजबूत होने लगता है। आप देखते होंगे जैसे मान लीजिए अमेरिका के जो प्रौद्योगिकी है, अमेरिका का जो व्यापार कम हो रहा है तो रुपये की एकदम साख बढ़ती जाती है। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले रुपया जो था लगभग 69 के करीब पहुंच गया था, ठीक है, फिर एकदम जंप नीचे मारा है, नीचे की तरफ डाउन गया, 76 के करीब पहुंचा है, ये आपने देखा था, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय फिक्स रेट था कि भाई $1 तो वहाँ नहीं है। अब लेकिन डॉलर तो अपनी साख खोता जा रहा है, डॉलर साख खोता जा रहा है, अब हमारी साख बढ़ रही है, हमारी साख का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो क्योंकि फिक्स चार्ज है यहाँ पर। तो लोगों ने विरोध स्टार्ट कर दिया, देशों ने विरोध स्टार्ट कर दिया कि हमारी ये प्रगति जो आपने मापन रखा है, मानक रखा है ये वाला, ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे चेंज करना चाहिए। अब चेंज करना चाहिए तो यहाँ पर वही सब चीज़ें फिर से आई। यहाँ पर आप सब नए लोग जो इतने जो अर्थव्यवस्थाएं थी, जो नव स्वाधीन अर्थव्यवस्थाएं थी या जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उन्होंने विरोध किया और ऐसे करके विरोध के रूप में यहाँ पर G77 के रूप में संगठित हो गए हैं ये लोग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेटन वुड प्रणाली थी उससे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं तो बढ़ गई लेकिन हम लोग नहीं बढ़ पाए। उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 या G77 के रूप में संगठित हो गए, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में केवल पार्ट आया है, पूरा हम ये नहीं बताएंगे G77 क्या है, कैसे हुआ, कितना हुआ, वो हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो तो आप करंट में आप पढ़ लेना अपना, ठीक है। तो ये G77 के रूप में संगठित हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपने थर्ड का सब पॉइंट लिख लिया। G77 का काम यही था कि उन्हें उनका जो सामान है, संसाधनों पर उनका नियंत्रण मिले, क्योंकि आपने पहले देखा था पहले संसाधनों पर नियंत्रण नहीं था। बेशक हम आज़ाद जरूर हो गए थे लेकिन आज भी हमारे बताया गया था कि उन देशों में अभी भी ब्रिटेन और फ्रांस की तमाम कंपनियों का नियंत्रण था। तो इनका मांग यही था कि हमें संसाधनों पर स्वाधीनता मिले। इसके अलावा हमारे यहाँ जो हमारा जो भी माल तैयार हो रहा है उसका उचित दाम मिले। ऐसा ना हो कि आपसे अगर कर्ज लिया है तो कर्ज का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमारा माल जो औने पौने दाम में लोगे, कम दाम पे लोगे। आपसे कर्ज लेने का मतलब ये थोड़ी ना कर्ज का ब्याज वसूल कर रहे हो हमसे, ऊपर से हमारे माल की कीमत भी नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की बातें यहाँ पे निकल के आई हैं सामने G77 में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके ब्रेटन वुड व्यवस्था खत्म करनी पड़ी है। ब्रेटन वुड में वही दिक्कतें थी, तो ब्रेटन वुड का समापन हुआ है और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है, यानी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई है, वैश्विक मार्केट की शुरुआत हुई है यहाँ पर। और वैश्विक मार्केट की शुरुआत जो देख रहे हैं वो आज भी अब बदस्तूर जारी है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे करके अमेरिका फिर से लीड कर रहा था, तो अमेरिका में फिर से वही आई कि अमेरिकी डॉलर वित्तीय व्यवस्था फिर से चरमराने लगी। तो अब ये सी बात है, अमेरिका ने तो पहले अपना मानक बना रखा था, अब वो मानक तो चलेगा नहीं, तो वही हुआ, ब्रेटन वुड व्यवस्था जो थी वो टूट गई। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका वही बताया गया है कि अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत लगातार गिरने लगी थी और एंड में एक स्थिति ये आई, ठीक है, और अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था जो थी वो विफल हो गई और प्रभावमयी यानी कि अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू कर दी गई। स्थिर का मतलब ये था, पहले हमने व्यवस्था ब्रेटन वुड के तहत बनाई थी, वो $1 की कीमत यानी 35 औंस सोने के बराबर हमने रखी गई थी। 35 औंस जो सोना है इसके बराबर हमने रखी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था चल नहीं पाई क्योंकि डॉलर जो था हमेशा स्टेबल तो रहेगा नहीं, तो अब यहाँ पे अस्थिर व्यवस्था आ गई है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो स्थिर और अस्थिर क्या होती है वो आपको पढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर। स्थिर में क्या होता है कि जब विनिमय दरें स्थिर होती हैं, उनमें आने वाले चढ़ाव का नियंत्रण करने के लिए सरकार यहाँ पर होती है, सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ये स्थिर विनिमय दर है। अस्थिर का मतलब होता है लचीला या परिवर्तनशील, यानी कि ये दर जो है मुद्रा बाजार में जो मुद्राओं की मांग है, आपूर्ति है, इसके अकॉर्डिंग जो है
सरकारों के हस्तक्षेप की बिना चलती है, यानी कि जो मुद्राओं की मांग है, टेक्नोलॉजी की मांग है, व्यापार की मांग है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नियंत्रित होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भारत की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी है, मान लीजिए जापान जैसी टेक्नोलॉजी है भारत की, ऑब्वियसली बात है भारत का जो रुपया है बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। हो सकता है हमारा $1 में $2 आ जाए, ये भी एक स्थिति आ सकती है एक दिन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हमारी परिवर्तनशील है, यानी हम अगर बेटर करेंगे हमारा देश आगे बढ़ेगा इकोनॉमी में, ऑब्वियसली बात है रुपये की कीमत सुधरती चली जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे यानी हमने पूरा पैमाना फिक्स नहीं है कि 75 पे 75 बनी रहेगी। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि रुपये की कीमत पल पल पर चेंज होती है, कभी ₹73 कभी ₹72 $1 में, ये आप देख रहे होंगे। ये क्यों हो रही है, क्योंकि यही चीज़ें हो रही हैं, यानी बाजार के अकॉर्डिंग हमारी कीमत तय हो रही है, ना कि किसी सरकार के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। अब व्यवस्था सब वही थी शुरुआत में, जैसे अमेरिका ने जो गलती की वही गलती फिर से दोहराने लगा कि पश्चिमी व्यावसायिक बैंकें जो थी धड़ल्ले से ऋण देती जा रही थी, कर्ज देती जा रही थी, क्योंकि हमने फिर से छूट मिल गई है कि पुनर्निर्माण करना है। लेकिन अब समस्या वही है कि जब इनकी मंदी स्टार्ट हुई फिर से वही मंदी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, और मंदी की सिचुएशन क्रिएट होने से क्या हुआ, जिनको कर्ज दिया था कर्ज वो अब आधा रह गया, आधे से भी कम रह गया। तो वही समस्या यहाँ पे फिर से सामने आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि 70 के दशक के मध्य से विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे। अब देखिए कंडीशन इन्होंने ये रखी थी कि आपको किसी बैंक से इनसे कर्ज नहीं लेना है, ठीक है। तो ये इन्होंने कंडीशन रखी थी, उस समय ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसकी वजह से आय में गिरावट आई और गरीबी यहाँ पे बढ़ने लगी। खास करके मध्य अमेरिकी देशों में उस समय सिचुएशन फिर से खराब हुई है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि शुरुआत में सिचुएशन फिर से खराब होगी, 70 के दशक में बेरोजगारी फिर से पनपने लगी है। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनका मानना ये था कि भाई जहाँ पर सस्ता लेबर हो, श्रम जहाँ पे सस्ता हो, वहाँ पर कंपनियाँ स्थापित हों। तो वो कंपनियाँ फिर हमारे जैसे देश विकासशील देशों की ओर उन्मुख हुई हैं, ठीक है। इससे दो फायदे थे। दो फायदे क्या है, दो फायदे, पहली बात तो ये जो आयात शुल्क हमने सुना होगा, टैरिफ बोलते हैं जिन्हें हम, टैरिफ में छूट मिल जाती है। टैरिफ में छूट का मतलब मिलने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी है, अब अमेरिका से अपना उत्पाद भेजेगी तो इंडियन बॉर्डर्स पे आके उसे जो उत्पाद पर यहाँ पे आयात शुल्क लगाया जाएगा, टैरिफ लगाए जाएंगे। अब वही कंपनी जो है, मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, वही अपनी निर्माण इकाई यहाँ स्थापित कर देती है इंडिया में। ऑब्वियसली बात है इंडिया में फिर उसे आयात शुल्क नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए वर्क कर रही है, इंडिया के यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी काम करेंगे, तो उसे अपने आप छूट मिल जाती है और उसे आयात शुल्क से बच जाती है। यानी कि यहाँ पर उसका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। इंडिया में अगर वो प्रोडक्ट बनाएगी तो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई यहाँ पर। बहुत सारी कंपनियों ने इस मंदी के दौर में यही देखा कि अब सस्ती देशों की ओर उन्मुख हों। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली भूमिका ये है कि 1949 में जब आपका चाइना आज़ाद हो चुका था, 1949 में चाइना की क्रांति हो गई है, तो चाइना ने बिल्कुल इनसे अलग थलग रहा है। चाइना ब्रिटेन वुड वगैरह में किसी में शामिल नहीं हुआ है और चाइना ने भाई यही मौका देखा है। जैसी आर्थिक मंदी स्टार्ट हुई है, चाइना ने मौका देखा है। चाइना ने बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क किया, उन्होंने आ जाओ हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता श्रम बहुत ज़्यादा सस्ता है, हमारे यहाँ लोग बहुत कम कीमत पे काम करने को तैयार हैं। तमाम कंपनियाँ जो थी अमेरिका से, जो है यूरोप से, चाइना में जाके घुस गई हैं और नतीजा आपके सामने है। चाइना देखिए आप प्रोडक्शन में आज नंबर 1 बन चुका है। तो वही सब चीज़ें हुई यहाँ पर हुई हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि थर्ड पॉइंट है कि 70 के दशक के आखिर सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जिनका व्यापार एक देश से ज़्यादा में होता है, ठीक है, ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। क्यों करने लगी? करने का रीजन बताया था, मंदी थी। मंदी की वजह से उन्हें ऐसे देशों में जाना था जहाँ पे वेतन कम लगे, ठीक है। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था और फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ पर जमकर निवेश करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में हमारे यहाँ भी निवेश हुआ है, जैसे बताया है, भारत में, चीन, ब्राज़ील, ये सब ऐसे ही देश है, विकासशील देश, यहाँ पर कंपनियों ने अच्छा खासा निवेश किया। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है। अब देखिए चैप्टर तो एंड हो गया है, लेकिन जाते जाते बड़े ही दुख के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ रही है। जितनी ज़्यादा मेहनत मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करवाने में लग रही है, इसका
1% भी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। बड़े दुख की बात ये है। यानी कि मुझे बड़ा अफसोस इस बात का सोच के होता है कि जो कहाँ वो चले गए 50-60 लोग डेली, मुझे जो डेली कमेंट करते थे, 1 साल से मैं देखता था 50-60 लोगों के डेली कमेंट आ जाते थे, सर 10th की हिस्ट्री कब आएगी, 10th की हिस्ट्री क्यों नहीं आ रही है, 10th की आप पढ़ाएंगे नहीं, आपने बीच में छोड़ दिया हमें, आप सभी यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तमाम लोग मुझे तमाम बातें सुना के जाते थे। आज वो 50-60 में से भी मुझे यहाँ पर 20 लोग भी नहीं दिखाई देते हैं। बड़ी शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ऐसा है, इन सब चीज़ों से यही होता है कि फिर एक स्थिति ये आएगी, फिर मैं स्टैंड बुक करवाना छोड़ दूंगा। मैं क्यों ये रिस्क लूंगा जब आप देखेंगे नहीं, 20 लोग भी यहाँ पे देख नहीं रहे वीडियो। यानी लास्ट वाला वीडियो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर वो वीडियो मात्र 17 से 18 घंटे देखा गया है। यानी 1 घंटे का वीडियो होता है, घंटे से ज़्यादा का वीडियो होता है, और उस वीडियो को मात्र 18 लोग देख रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। आप समझ सकते हैं कितने शर्म की बात है। 18 लोग वीडियो देख रहे हैं और डेली जो 50-60 लोग कमेंट करते थे कि सर 10th की हिस्ट्री कहाँ है, एक सिंगल बंदा नहीं है। 50 बंदे भी वहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस तरह से विमुख क्यों हो रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि सर नोट्स नहीं दे रहे हैं या फिर ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, नोट्स नहीं देने वाला मैं, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं आदत नहीं डालूंगा कि नोट्स ले लेते हैं आप लोग, इकट्ठे करते रहते हैं पीडीएफ के पीडीएफ और बाद में पढ़ते कुछ भी नहीं है। मैं ये आदत कभी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं इसका फेवर बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ लेक्चर, उसके लिए खुद के भी नोट्स बनाता हूँ मैं। पहली बात आप ये जान लीजिए, यानी खुद मेहनत करता हूँ तब आपको मेहनत से पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको नोट्स नहीं देने वाला हूँ अगर आप इस भरोसे बैठे हैं तो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेहनत से पढ़िए। जितनी मेहनत ये कर रहा हूँ तो इतनी अपेक्षा तो यही करता हूँ कि आप लोग पढ़ें। और आप पढ़ेंगे नहीं तो यकीन मानिए फिर मुझे भी अपने आप से यही फील होगा कि भाई मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो आपको फिर पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं क्यों लेके आऊँगा इतने 2-2 घंटे के लेक्चर। तो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।